कि कैसे हरियाणा को अलग अलग 8 डिफरेंट भागों में अलग करके समझा जाना चाहिए। वैसे तो हरियाणा किसी भी बाहरी आदमी के लिए तो हरियाणा एक उपजाऊ राज्य है और वो कहेगा कि दो नदियों के बीच बसी हुई भूमि को हम हरियाणा कहते हैं, लेकिन क्योंकि हम हरियाणा वाले हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस हरियाणा में भी बहुत वेरिएशन है। इसलिए कहते हैं भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि एक एक एरिया में, एक राज्य के अंदर भी कितनी ज्यादा वैरायटी है। और जो आपके ये जगबीर जी हैं, इनकी किताब से पढ़ के, जगबीर सिंह, डॉक्टर जगबीर सिंह के अकॉर्डिंग हरियाणा को 8 भागों में भौगोलिक तौर पर डिवाइड किया जा सकता है। वो 8 भाग क्या कुछ हैं, धीरे धीरे करके उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो जो पुरानी चीजें हैं उसको अगर हम देखें, डॉक्टर जगबीर से पहले भी लोगों ने काम किया, तो उसमें हरियाणा को 3 इंपॉर्टेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया था। ये 3 इंपॉर्टेंट हिस्से थे। एक का नाम था कुरुक्षेत्र, एक था हरियाणा और एक था भट्टियाना। कई बार एग्जाम में आ चुका है एचएसएससी में। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भट्टियाना। कुरु हरि भट्टी, कुरु हरि भट्टी। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, हरि मतलब हरियाणा और भट्टी मतलब भट्टियाना। कुरुक्षेत्र का मतलब आज का कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरुक्षेत्र का मतलब है कुरुक्षेत्र के आसपास का पूरा इलाका। ऐसे ही हरियाणा का मतलब है जटियात क्षेत्र, जहां जाटू भाषा, जाट कम्युनिटी ज्यादा रहती है। तो ये पूरी जो बीच की पट्टी है ना, ये जटियात इलाका है, हरियाणा है। और भट्टियाना, भट्टू कला आपने सुना होगा, भट्टू जो राजपूत कम्युनिटी है ये उस तरफ ज्यादा थी, तो वो भट्टियाना कहलाया। ये ऐतिहासिकता के तौर पे देखें तो हाँ, इस तरह से डिवीजन कह सकते हैं कि था हरियाणा का। लेकिन आज अगर हम जसबीर सिंह की किताब पढ़ते हैं, डॉक्टर जसबीर सिंह ने जो डिवीजन किया वो देखा जाए तो ज्यादा ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि उन्होंने कैसी परिस्थितियां हैं भाई, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं जंगल हैं, कहीं जलोढ़ मिट्टी है, कहीं खादर है, कहीं बांगर है, कहीं बाढ़ का मैदान है, उसके बेसिस पे जो डिवीजन किया वो ज्यादा सही लगता है पढ़ने में। इसलिए उन 8 को भी पढ़ेंगे और इन 3 की भी बात करेंगे। कुरु हरि भट्टी, ये याद रखना पड़ेगा, कुरु हरि भट्टी। ये कई बार एचएसएससी में आ चुका। जसबीर सिंह जी की किताब का नाम भी पूछा गया था और वो 8 भी हमें जबानी याद हो। ठीक है, पहले मैं उनको थोड़ा सा आपको एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। तो 3 जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये 3 चीजें क्या बताई मैंने आपको, मैं पहले इसको थोड़ा सा आपको डिटेल बताती हूँ, तभी ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलिए। तो 3 हमारी भौगोलिक इकाइयां अगर कहें हरियाणा की, तो क्या क्या बताई? कुरु हरि भट्टी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भट्टियाना। कुरुक्षेत्र का मतलब कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका, हरियाणा जो बीच का इलाका है आपका, जिसमें रोहतक और ये सारे आसपास के एरिया आते हैं, और भट्टियाना भट्टू कला जिसको आज आप कहते हैं, उसी के आसपास का, जहां राजपूत इलाके का प्रभाव ज्यादा था, इस पर जाटों का प्रभाव ज्यादा था, और कुरुक्षेत्र ये ऊपर की बेल्ट थी। ठीक है, लेकिन जसबीर सिंह जी की किताब द ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा कहती है कि हरियाणा को अलग अलग तरीके से 8 भागों में भौगोलिक आधार पर आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 8 भाग बहुत टफ लगते हैं जब पढ़ते हैं, और लगता है कि शायद ये याद नहीं आएंगे, ठीक ऐसे क्या होंगे ना। हाँ, डॉक्टर जसबीर ठीक लिख रहा है कोई। अब सिर्फ सुनो, कमेंट बाजी में ध्यान मत रखा करो, कमेंट्स में कुछ नहीं निकलता। अब तुम्हारा ना लाइफ को बनाने का टाइम है। जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मैं पढ़ रही होती तो मैं कभी भी टाइप ना करती, क्योंकि मुझे लगता है 100% सिर्फ और सिर्फ सुनना और समझना आपका टारगेट होना चाहिए। कमेंट्स में गुड इवनिंग, हेलो मत लिखो बेशक, क्योंकि मैं कभी नहीं देखती। जो टीचर्स देखते हैं उनके लिए लिख दिया करो। मुझे ऐसा लगता है जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे 100% सिर्फ ये सोच के कि आप मेरे सामने बैठे हो, इस कैमरे को एक स्टूडेंट मान के पढ़ाना है। इसलिए मैं कभी भी ऐसे गुड मॉर्निंग या फालतू की चीजें, मतलब ठीक है, वो अब जो टीचर जैसा है, हर किसी का व्यवहार अलग है ना। मेरा ये मानना है कि मैं आगे तो सिर्फ सुनते चलो, समझते चलो, फिर खुद पढ़ लेना। ठीक है, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अच्छे लगेंगे जब तुम लग जाओगे ना और तुम कहीं बताओगे कि जी हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे खुशी होगी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने में। लेकिन अभी मुझे लगता है कि क्यों अपना टाइम खराब करते हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान रखो, कमेंट्स मत लिखना कोई भी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर जसबीर सिंह के अकॉर्डिंग हरियाणा क्या है। तो पहली चीज तो हमें एक समझ पहले से ही है। अब तुम लोग ना हरियाणा को काफी हद तक समझने लग गए, क्योंकि तुम्हारे मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिए। एक बहुत अच्छी समझ जिसने चीजें साथ साथ कवर की होंगी उसकी 100% बन गई होगी। अब तुम हरियाणा की नदियों को, नहरों को, झीलों को, वन को, वन्य जीव अभ्यारण्य को, यहाँ की बेसिक सारी चीजों को, इसके गठन को, राज्यपाल कैसे यहाँ सरकारें बनी, विधानसभा, सीएम कैसे बने, ये सब चीजें अब तुम्हें समझ में आने लग गई। पुलिस कमिश्नरी कमिश्नर सब मैंने करा दिया। ये याद होंगे ना, इतनी सारी चीजें हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। धीरे 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 तुम्हें बहुत सारी चीजें आ गई। अब हम चीजों को फैक्ट्स की तरफ ले जा रहे हैं, तो एक बेसिक सी समझ तुम्हें जो हेल्प करेगी। अब इसको देखते ही तुम समझते हो कि ये 2 नदियां हैं,
एक यमुना और एक घग्गर, ठीक है। इनके बीच में जो इलाका है यही तो पूरा हरियाणा है। घग्गर और यमुना के बीच के मैदानी इलाके को ही आप हरियाणा कहते हो, और इसी को आप अलग अलग डिविजन्स में पढ़ने जा रहे हो। तो जसबीर जी कहते हैं कि आपके अलग अलग क्षेत्रों में एक तो नदी वाला इलाका हो गया। अब इस नदी के साथ ध्यान से समझना, जो बिल्कुल साथ लगता इलाका होता है, बिल्कुल साथ लगती पट्टी जिस भी जिले की है, ये तो आपके 6 जिलों से निकलती है ना। नदियों का टॉपिक मैंने पूरी डिटेल से आपको पढ़ाया, अब आपको आना चाहिए। 6 जिलों में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। एंट्री इसकी कलेसर यमुनानगर से और एग्जिट कर जाती है हसनपुर पलवल से। सबसे लंबाई ज्यादा इसकी करनाल में है, 320 किलोमीटर, वैसे 318 भी लिखते हैं, 28 भी लिखते हैं, नियर अबाउट लगभग कह देते हैं। 320 किलोमीटर की लंबाई आपके और यूपी के बीच की नेचुरल बाउंड्री है। अब इसके बिल्कुल साथ लगते एरिया में, क्योंकि हर साल इसमें पानी आता है, पानी आएगा तो हर साल मिट्टी भी लेके आएगा, गाद धूल मिट्टी सब कुछ आता है ना, रेत के कण, रेती और ये सब चीजें। तो ये मान के चलो कि हर साल इस नदी से लगते इलाके में नई नई मिट्टी की परत हर साल, कभी ज्यादा कभी कम, इकट्ठी होती रहती है हर साल। ये जहां जहां जाती है, जहां जहां से, ठीक है। तो इसको आप हर साल कह देते हैं भाई ये बाढ़ का मैदान है। कोई ऐसी बाढ़ नहीं आती, लेकिन आपने इसको नाम दे, जसबीर सिंह जी ने नाम दे दिया कि ये बाढ़ का मैदान है। बाढ़ का मैदान कौन सा हुआ? जो नदी के बिल्कुल साथ की पट्टी, पैरेलल, समानांतर, बहुत दूर नहीं, सिर्फ नदी का वो इलाका जो बिल्कुल टच करता है किसी भी जिले को। जैसे अगर हम बात करें करनाल, तो पूरा करनाल नहीं, करनाल का एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। ऐसे ही फिर पानीपत का, सोनीपत का, जैसे सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो जीटी रोड से उधर का जो हिस्सा है, यूपी और हरियाणा के बीच में जो नदी है, उसके बाद बहुत सारे गांव बसे हैं, फिर जीटी रोड है, फिर इधर की तरफ भी सोनीपत है। तो वो जो जीटी रोड है ना, उससे उधर का, उस नदी के इधर का हिस्सा और जीटी रोड से उधर का हिस्सा, इसको ऐसे समझ लो कि ये नदी नेचुरल बाउंड्री है। नदी और जीटी रोड, NH-44 कह लें, इनके बीच में जो गांव है, ये पट्टी है आपकी बाढ़ का मैदान। तो ऐसे एक पतली सी पट्टी, जहां जहां पानी आया, हर साल जो पानी नया 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 रेत या गाद या कण लाता रहा, उपजाऊ परत इकट्ठी करता रहा, गांवों की ऐसे बेल्ट बढ़ती बढ़ती बढ़ती, मतलब हर साल नई नई परत, नई नई परत, उसको नाम दिया गया बाढ़ का मैदान, ठीक है। तो बाढ़ का मैदान ऐसा नहीं कि पूरी लंबी है, लेकिन मेन मेन सा हिस्सा है यमुना के साथ। ऐसे ही आपकी घग्गर है। घग्गर आपके 5 जिलों को टच करती थी, है ना, 5 जिलों में इसकी एंट्री थी। तो घग्गर आपकी पंचकुला को, अंबाला को, फिर नीचे आए तो इसको कैथल को, फिर आगे जाए तो अपना इसको फतेहाबाद को, फिर और आगे बढ़े तो सिरसा। 5 ही तो जिले थे। तो ऐसे ही जहां जहां कहीं कहीं वो भी, अब ये तो बहुत भारी भरकम नदी है नहीं, तो कहीं कहीं जहां जहां इलाका है वहां इसने बाढ़ का मैदान बना दिया, ठीक है। तो बाढ़ का मैदान बिल्कुल साथ लगता होता है नदी के साथ। तो ज्यादा बाढ़ का मैदान आपको घग्गर का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तो बरसाती नदी है। किसका ज्यादा बड़ा बाढ़ का मैदान मिलेगा? यमुना का। वो भी बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ पट्टी साथ लगती। तो देखो, बाढ़ का मैदान पहला लक्षण दिखाया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ जो इलाका है आपका, वहां पे आपकी पहाड़ियां हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और आपके यहाँ दक्षिण की तरफ भी पहाड़ियां हैं, इनफैक्ट दिल्ली तक ये पहाड़ियां दिखती हैं। इसमें फरीदाबाद आता है, गुड़गांव आता है, मेवात का इलाका आता है ना, महेंद्रगढ़ आता है। तो ये 3-4 दक्षिण की तरफ के जिले, ये जो पहाड़ियां आप समझ गए, उनकी ऊंचाई जिनकी कम है, जिसको आप कहते हैं अरावली रेंज है, ये आपकी वर्ल्ड की सबसे पुरानी पहाड़ियां अरावली। अरावली में आपके यहाँ सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ये पता होगा आपको, ढोसी तीर्थ स्थल जहां पर है। पर्यटन स्थल में मैंने कई बार बताया, एक कुलताजपुर पड़ता है, कुलताजपुर, ये गांव का नाम है। कुलताजपुर गांव में 652 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ढोसी तीर्थ स्थल, महेंद्रगढ़ में। इसी ढोसी को कहते हैं, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये हरियाणा में, ठीक है। महेंद्रगढ़ में ढोसी 652 मीटर, तो ये सबसे ऊंची है अरावली में। तो अरावली का रीजन एक बता दिया इन्होंने, एक तो ये था, दूसरा ये, ठीक है। ये अरावली ना, और इसी की तरह ये है शिवालिक। शिवालिक आधा लगभग है, ये डबल मान लीजिए, वो है 1.67% टोटल हरियाणा की जमीन का, और ये है 3.09%। ऐसा नहीं कि तुम्हें एग्जैक्टली अभी याद होगा, पहले सुनते चलो, फिर जब इसको पढ़ेंगे ना नोट्स के फॉर्म में, फिर याद हो जाएगा। तो आपके यहाँ बाढ़ का मैदान पहली चीज हमने समझी। फिर हमने देखा ऊपर के पहाड़ हैं, जिनको हम कहते हैं शिवालिक रेंज। शिवालिक बहुत लंबे चौड़े नहीं है, लंबे चौड़े इन द सेंस फैले बहुत ज्यादा नहीं है। 1.67% ऑफ हरियाणा जो लैंड एरिया की बात करें, वो आपका शिवालिक है, और 3.09% आपका अरावली है, ठीक है। अरावली की रेंज जो है ना, वो कई जिलों में फैली है, वो आपकी मेनली ऊपर के इलाके में है। ये तो दिल्ली तक फैले हुए हैं, यही तो है आपके फरीदाबाद में, मेवात में, महेंद्रगढ़ में। कुलताजपुर इसकी सबसे ऊंची चोटी 652, कुलताजपुर में ढोसी 652 मीटर। और अगर इसकी बात कर रहे हो तो चोटी का नाम आप जानते होंगे, करोह। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। करोह ये है 15-14
या अगर ये ना मिले तो 1467 मीटर इसकी ऊंचाई करो। ये काफी ऊंची है, 15-14, तो 1500 मीटर तो काफी ऊंचा है ना, क्योंकि आपके यहाँ एवरेज इतनी बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है 15-14। अगर ये ना मिले तो 1467, दोनों मिले तो 1467 के साथ पहली प्रायोरिटी के साथ जाना, वो ना हो तब 15-14 के साथ। ठीक है, तो करो शिवालिक की सबसे ऊंची जो 1.67 है टोटल का, और अरावली की सबसे ऊंची का नाम है ढोसी जो कुलताजपुर गांव में है महेंद्रगढ़ में, वो है 3.09। यानी 3 लक्षण हमें समझ में आ गए, बाढ़ का मैदान, शिवालिक और अरावली। ठीक है, चौथे की बात करते हैं। जो ये है ना शिवालिक, इसके नीचे लगभग 25 से 27 किलोमीटर की एरिया को कवर करती हुई एक ऐसी पट्टी जिसमें कि गिरिपाद मैदान जिसको नाम दिया गया। गिरी मतलब पहाड़, पाद मतलब पैर, तो पहाड़ों के पैरों के नीचे जो 25-27 किलोमीटर की एक पट्टी है जिसमें मेनली 3 इलाके आते हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। तो इन तीनों के इस तरफ तो पहाड़ हो गए, फिर इनके नीचे जो ये है ना लैंड एरिया 25 से 27 किलोमीटर का, इसे आप कहते हैं गिरिपाद मैदान। तो सबसे ऊपर तो पहाड़ थे, फिर उनके नीचे गिरिपाद मैदान था। ये बहुत कोई उपजाऊ नहीं होते, इसको स्थानीय लोग धर या घर कह देते हैं। यहाँ गड्ढे पाए जाते हैं जिनको चो नाम दिया जाता है, चो। और यहाँ पर भारी भारी से पत्थर भी मिल जाते हैं। जैसे थोड़ा सा पहाड़ों में अगर आप कभी गए हो तो आप इस चीज को ज्यादा अच्छा समझ पाओगे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं इलाके में बहुत बड़े बड़े भारी भारी पत्थर पड़े होते हैं। तो बहुत बड़े पहाड़ों वाले बड़े नहीं, लेकिन फिर भी हरियाणा के हिसाब से बड़े पत्थर पड़े होते हैं, तो उन्हें भाबर कह देते हैं। यानी इस गिरिपाद मैदान के 3 लक्षण हैं, एक घर या धर, एक मैंने बताया भाबर, और एक मैंने बताया चो। तो स्थानीय भाषा में घर या धर और चो शब्द है, और भाबर आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को कई बार सुना भी होगा आपने, भाबर तराई के इलाके। तो सबसे ऊपर पहाड़ थे, फिर गिरिपाद मैदान यानी पहाड़ों के पैरों के मैदान 2 हो गए, फिर बाढ़ का मैदान हमने दोनों तरफ देखा, और फिर हमने देखा अरावली। 4 लक्षण बता दिए मैंने आपको 8 में से, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। 5वां लक्षण आपका है, ये मैं मिटा देती हूँ क्योंकि अभी आपको क्लियर हो गया। देखो दोबारा, 1 2 3, ये तो इसी को मान लें, तीसरा ही, ये चौथा। ठीक है, 5वां लक्षण है, इस बाढ़ के मैदान से इस बाढ़ के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसे आप कहते हैं हरियाणा का सबसे ज्यादा बढ़िया उपजाऊ एरिया, जिसको आप कहते हैं ये हमारा जलोढ़ मैदान है। जल द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी से बना आपका सबसे उपजाऊ इलाका। वैसे तो ये भी उपजाऊ था, लेकिन क्योंकि वो छोटी पट्टी थी सिर्फ पानी के साथ साथ, और उसी छोटी पट्टी को नेली या नाली और बेट कह दिया जाता है। बेट और नेली या नाली जो इस तरफ बहते हैं ना, इस तरफ और इस तरफ, ये इसी का नाम बेट और नेली या नाली। अभी और पढ़ेंगे मैप में, अभी सिर्फ सुन लो, बाढ़ के मैदान का ही नाम है। ठीक है, जलोढ़ मैदान ये भी जल ढोकर लाया, लेकिन इसको हर साल लाया। इस मैदान को काफी सालों पहले जल के द्वारा, नदियों के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ, और इसी को आप कह देते हैं ये बांगर का इलाका है। खादर बांगर सुना होगा ना, तो ये बांगर जो हर साल ढोकर लाई जाती है बाढ़ के मैदान में, वो खादर की मिट्टी होती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी खादर होती है, लेकिन खादर हर साल इतना बड़ा एरिया नहीं हो सकता, तो खादर एक पतली सी पट्टी है, और बांगर आपका मेन इलाका जिसको आप कहते हैं कि बहुत फर्टाइल लैंड है हरियाणा का। ठीक है, तो ये देखो कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब धीरे धीरे सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी जब पढ़ेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। 2 तो पहाड़ मेन हो गए, पहाड़ियां, एक ऊपर शिवालिक वाली और एक नीचे अरावली। शिवालिक के नीचे गिरिपाद मैदान 25 से 27 किलोमीटर, जिसमें कि चो था, घर या धर था और भाबर था। फिर हमने देखा दोनों नदियों के साथ साथ बाढ़ का मैदान था, और फिर उनके बीच में एक बड़े हिस्से में था जलोढ़ मैदान। ठीक है, तो ये हमारे मेन सी चीजें हो गई। इसके बाद हम आते हैं जो अपनी ये पट्टी है ना, सिरसा और छोटा सा फतेहाबाद का हिस्सा, हिसार का बड़ा हिस्सा, भिवानी का, फिर महेंद्रगढ़ का, ये वाली पट्टी जो किससे लगती है, राजस्थान। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट, 5 तो हमने पढ़ ली, अब 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहले बात करते हैं सिरसा की। सिरसा के इलाके में आपके हरियाणा की एक ऐसी जगह है जो सिर्फ यहीं है और कहीं है ही नहीं, इसको आप बोलते हैं अनकाई दलदल। सबसे नीचा है ये, भौगोलिक अगर पूछे ना सबसे नीचा, तो आप कहेंगे अनकाई दलदल। ये सिर्फ आपके पूरे हरियाणा में सिरसा में पाया जाता है, ये भी एक प्रकार है भौगोलिक। तो अनकाई दलदल हरियाणा में कहाँ है, हरियाणा के सिरसा में पाया जाता है, और ये 200 मीटर से, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई
भाई 200 के बाद तो मैदान होता है ना, 200 मीटर से भी कम है। जो सबसे बड़ा एरिया है ना आपका ये वाला, ये आपका लगभग लगभग पूरे हरियाणा का मेजर हिस्सा है, और ये 220 से और लगा लीजिए 300 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। इनकी अगर हम बात करें तो 652 तो सबसे ऊंचा था, इसका मतलब ये 200 से ऊपर होंगी ये 400 300 के हेरफेर में, 200 300 के में, मतलब 300 से ऊपर, 300 से 500 के बीच में, उससे भी छोटी छोटी ज्यादा है, 652 तो एक है बस। इसकी बात करें तो ये 400 से 600 एक रेंज है जिसमें कि बहुत ऊंचे नहीं, और एक 600 से ऊंची है। अब 1467 तो 600 से ऊंची में गई ना, यानी दो तरह का डिवीजन है, एक यहाँ 400 से 600 वाली पहाड़ियां, एक 600 से ऊपर वाली। यहाँ सबसे ऊंची ही 652 है, बाकी सब नीची हैं। ये 220 से 300 के बीच का है मेन मैदान, और सबसे नीचा है आपका अनकाई दलदल जो 200 मीटर से भी कम है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे अगर तुम समझोगे ना तो ये किताब से आसान है, वरना टफ है। दोबारा देखो, एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन, चौथा रीजन, पांचवा रीजन, छठा रीजन। ठीक है, अब सिर्फ दो रह गए, वो दो आपके राजस्थान से प्रभावित हैं। एक का नाम है उनमें तरंगित बालू का मैदान, और एक का नाम है बालू के टिब्बे युक्त मैदान, यानी है तो मैदान लेकिन एक का नाम है तरंगित मैदान। जो आपकी यहाँ गुड़गांव की पट्टी है ना, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की पट्टी, इसमें जो मैदान है उसको कहा जाता है तरंगित बालू का मैदान। ठीक है, तरंगित बहुत उपजाऊ नहीं है, याद है झाड़ियां ज्यादा गुड़गांव में हमने पढ़ा था। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ तो बहुत घने जंगल नहीं है, वैसे कवर्ड एरिया है काफी सारा, गुड़गांव का तो नाम था, लेकिन इसको तरंगित बालू का, मिट्टी के प्रकार की अगर बात करें, तरंगित बालू का मैदान कहा जाता है। इसको एक अलग से लक्षण के रूप में डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। ठीक है, और एक मैंने नाम लिया टिब्बे युक्त जो है ये मैदान है। टिब्बे, टिब्बे तो हमने हमेशा राजस्थान में पढ़े हैं, लेकिन आपके हरियाणा में भी टिब्बे बनते हैं। आपके यहाँ पे जो राजस्थान साइड से हवाएं आती है ना, शुष्क गर्म हवाएं, वो अपने साथ रेत के कण उड़ा के ले आती हैं, पूरी आंधी आंधी आंधी, और इस तरह करके वो रेत के पूरे पूरे कण इकट्ठे करके ऐसे टिब्बे टिब्बे टाइप बना देती हैं ऐसे कहीं कहीं पर। ये कोई बहुत ऊंचे नहीं होते, लेकिन फिर भी 3 से 15 मीटर, बांगर में तो नहीं जाएगा, इस तरफ सोच लो, यहाँ महेंद्रगढ़ में, भिवानी साइड में, झज्जर तक भी पहुंच जाते हैं ये। तो इन्हें आप कहते हैं कि ये रेत के टिब्बे युक्त मैदान हैं, और ये सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में, भिवानी में, इस बेल्ट में, क्योंकि ये राजस्थान से जुड़ी बेल्ट है। इसकी खासियत क्या है, काफी जैसे यहाँ एक टिब्बा है, फिर थोड़ी दूर जाके फिर एक टिब्बा, तो वो रेत आपका नहीं है, वो उड़ के आया है शुष्क पवन के साथ, राजस्थान से उड़ता उड़ता वो रेत आपके यहाँ आंधी में कभी टिब्बे के रूप में आ गया। तो रेत के टिब्बे युक्त मैदान है, और इन रेत के टिब्बों में क्योंकि ऊंचाई इनकी 15 मीटर तक होती है, तो कई बार अच्छे ऊंचे होते हैं ये, उनमें ना जैसे बारिश वारिश हुई तो इस तरह की कोई छिछली झील बन जाती है। कोई ऐसे भारी भरकम झील नहीं, एक बड़ा सा गड्ढा टाइप मान लो। छिछली का मतलब इसकी गहराई बहुत कम हो, मान लीजिए भाई इतनी या इतना पानी भर गया, बस, बहुत भारी भरकम महासागर नहीं बनेगा। तो उस रेत के टिब्बे पर छिछली झील बन जाती है, जिनको हम लोकल भाषा में ठूंठ या बावड़ी कह देते हैं। वैसे बावली जो था ना शब्द, वो मध्यकाल में हमने देखा था पानी के लिए सोर्स बनाए जाते थे। तो आपके यहाँ जो रेत के टिब्बे युक्त मैदान है, जिसमें 3 से 15 मीटर के बीच में रेत उड़ उड़ के रण के कच्छ से, पता नहीं राजस्थान से कहां कहां से उड़ के आता है, शुष्क हवाओं के साथ वो इकट्ठा हो जाता है टिब्बे के रूप में। उसके ऊपर ये छिछली झील बन, छिछली मतलब गहरे का उल्टा, गहरा छिछला, तो बहुत बहुत कम जिसकी गहराई हो, ऐसी झील बन जाती है, और उसको ठूंठ या बावली कहते हैं। तो हो गए ना आपके 8 प्रकार। दोबारा देखो, ये 1 2 3 4 5 तरंगित 6, बालू के टिब्बे 7, और एक अनकाई दलदल 8। 8 ही प्रकारों में तो विभाजित किया था डॉक्टर जसबीर सिंह ने। 8 आपकी समझ में आ गए होंगे। पहला शिवालिक, अरावली, शिवालिक के नीचे गिरिपाद, बिल्कुल यमुना और इसके साथ साथ बाढ़ का मैदान, बीच का जलोढ़ मैदान। तो देखो दिमाग में ऐसे बैठाना कि तुम्हें रटना ना पड़े। पहले 2 पहाड़ियां, शिवालिक, अरावली, शिवालिक के नीचे गिरिपाद की पट्टी 25 से 27 किलोमीटर की, जिसमें चो था, घर या धर था, भाबर था, तीनों आसान है ना। उसके बाद नदी के साथ बिल्कुल साथ लगता बाढ़ का मैदान, फिर नदियों के बीच का बड़ा हिस्सा जलोढ़ मैदान। तो पांचों कितने आसान है। छठा क्या था, 6 7 8 में अब दलदल और वो सब आएंगे। अनकाई दलदल सबसे निचला इलाका हरियाणा का, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें 200 मीटर से भी कम है, और कहाँ है ये, सिरसा, सिर्फ सिरसा में। उसके बाद रेत के टिब्बे वाला मैदान है, और एक तरंगित बालू का, तरंगित बालू का है गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी की पट्टी में। और आपके बालू के टिब्बे हैं आपके भिवानी, हिसार और ये राजस्थान वाली पट्टी में। और अगर कहेंगे अनकाई दलदल सिर्फ सिरसा में। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आता है, और बहुतों की समझ में लास्ट तक नहीं आता है आसान, अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो। चलो अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, अब ये तुम्हें बहुत आसान दिखेगा।
अब किताबी भाषा पे आ जाते हैं तो उससे फिर ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो अब हरियाणा की संरचना, देखें जरा क्या कह रहे हैं ये। हरियाणा की भौगोलिक संरचना, मिट्टियां नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ भौगोलिक संरचना, क्योंकि मिट्टियां भी इससे प्रभावित हैं, कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखें, हरियाणा मैदानी क्षेत्र है जिसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहे, फिर भी निर्जीव युग, ओजोइक काल और जीवन युग का पहला काल पैलेजोइक काल के दौरान भूगर्भिक संरचना में कोई बदलाव नहीं आया। आपके यहाँ मध्य जीव काल में आया, परंतु मध्य जीवन युग, इसी को मध्य जीव काल कहते हैं, मेसोजोइक इंपॉर्टेंट है, के दौरान हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन होने शुरू हुए। वो पूछ लेंगे हरियाणा की भूगर्भिक मतलब जो ये प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है ना, इसमें परिवर्तन कब देखेगा, मेसोजोइक काल में, मध्य जीवन युग, यानी जीव युग के स्टार्टिंग में नहीं, मध्य जीवन युग में, मेसोजोइक काल में हरियाणा में भूगर्भिक संरचना में थोड़े चेंजेस आए, तभी तो ये पहाड़ और ये सब चीजें हुई। भौगोलिक वर्गीकरण, हरियाणा को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में, बहुत बार पूछा था 3, अगर कहें जसबीर सिंह तो 8 की बात करना, लेकिन कहें कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है तो कहना 3। कौन कौन सा, हरि कुरु भट्टी या कुरु हरि भट्टी, जैसा मन करे। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, हरि मतलब हरियाणा, भट्टी मतलब भट्टियाना। कुरुक्षेत्र में क्या आता है, उसके आसपास वाले करनाल और जींद, आप अच्छी तरह जानते हैं कुरुक्षेत्र के 2 पैरों की तरह करनाल और कैथल हैं, और फिर उनके नीचे आ जाता है जींद, ऐसे ही तो है ना। तो ये आप लगा लीजिए कि कुरुक्षेत्र से जींद तक की पट्टी का इलाका ये किस में आएगा, कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र अपने आप आई गया, करनाल जींद, जहां चुवांग नदी, चुवांग एक्चुअली कोई नदी नहीं थी, ये चेतांग नदी है, बहती थी, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुरुक्षेत्र आज से नहीं पुराने टाइम से इतिहास में एक इंपॉर्टेंट जगह रही थी, ठीक है। हरियाणा ये बीच का इलाका जहां जाट ज्यादा है, हांसी मतलब हिसार, ये हिसार है ही, फतेहाबाद जहां वन की प्रतिशतता सबसे कम है, भिवानी और रोहतक जिलों के भाग आते हैं। तो जाट जो बाहुल्य इलाका है ना वो वाला, इस भाग को जाटों की अधिकता के कारण जटियात क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हरियाणा मतलब जटियात, तो जाटों की अधिकता जटियात क्षेत्र में। जो कुरुक्षेत्र था उसमें कुरुक्षेत्र था, उसमें जींद तक का इलाका था, करनाल उसमें था ना, तो वो इलाका क्या था, धार्मिक दृष्टि वाला। हरियाणा मतलब आपका जो बीच की पट्टी है, इसमें भिवानी आ जाएगा आपका, इसमें रोहतक का एरिया आ जाएगा, ये सारे एरिया है ना, इससे हांसी हिसार वाला। तो जाटों की जटियात। और तीसरा है भट्टियाना, भाटी राजपूत, ये क्षेत्र भट्टू कला, भट्ट कला लिखा है, भट्टू कला भानु फतेहाबाद में आता है, जिसका संबंध भाटी राजपूतों से है। तो अगर कहेंगे 3 बताओ तो हरि कुरु भट्टी, कुरु हरि भट्टी, ऐसे याद कर लो, कुरु हरि भट्टी। कुरुक्षेत्र का मतलब अकेला कुरुक्षेत्र नहीं, जींद भी, कुरुक्षेत्र भी, करनाल भी, पूरी बेल्ट। हरियाणा का मतलब बीच का, भिवानी का बड़ा हिस्सा, हांसी हिसार का बड़ा हिस्सा, रोहतक का बड़ा हिस्सा, ये पूरा जाटों की अधिकता के कारण। और भट्टियान भट्टू कला से लेके जिनमें भाटी राजपूतों का आधिपत्य था, वो भट्टियाना, ठीक है। अब भौगोलिक संरचना पे आ जाओ कि कैसी है। तो हरियाणा को बहुत ऊंचाई पे स्थित नहीं है, 200 से 300 मीटर के बीच में सारा है, जिसमें कि हमने देखा कुछ 200 से कम भी है, कुछ 220 से 300 के बीच में है। अब एक आधा तो 652 भी था, 15-14 भी था, लेकिन वो रेयर थे। मेन की बात करें, समुद्र तल से हरियाणा की साधारण ऊंचाई इतनी है, 200 से 300 मीटर, ये एवरेज है आपकी, जिसे घग्गर और यमुना का मैदान कहा जाता है। आप दिमाग में आपके में अगर वो पिक्चर है तो घग्गर यमुना का मैदान ही हरियाणा है, इन्हीं के बीच में तो है। 68% मैदानी भाग है आपका, और 25% भाग तरंगित मैदान और रेतीला है। अब आपकी समझ में आना चाहिए मैदानी भाग का मतलब क्या, इसमें ना तो शिवालिक आएगा, ना अरावली, ना गिरिपाद, फिर क्या आएगा इसमें आएगा बाढ़ का और जलोढ़ वाला, वो मेन है आपका। और ये कह रहे हैं 25% तरंगित, तो कौन सा आ गया, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ वाला। और रेत के टिब्बे थे ना, वो बिल्कुल साथ लगते राजस्थान, पूरे में नहीं, जैसे पूरे सिरसा में नहीं है लेकिन सिरसा में है, पूरे फतेहाबाद में थोड़े से हिस्से में है, ऐसे भिवानी में पूरे में नहीं है, हिसार में, लेकिन एक बेल्ट जो राजस्थान के साथ, ठीक है, 25% है। अब ये आपको ना समझनी पड़ेगी चीज, रटोगे तो फंस जाओगे। 68% तो मैदान है पूरा जलोढ़ वाला, 25% तरंगित मैदान है, रेतीला भी इसी में आ गया। 3.09% पर चट्टाने, कौन सी चट्टाने, 3 पॉइंट नीचे वाली ज्यादा थी, अरावली। और शिवालिक की पहाड़ियां जो समुद्र तल से तो ऊंची है ना, 300 मीटर से ज्यादा है, सारी ज्यादा है, 1.67। तो अब आपके दिमाग में अगर वो 8 चीजें क्लियर हैं तो आपको बहुत आसान दिखेगा। 68% हिस्सा वो बीच का मेन क्षेत्र जिसको आप जलोढ़ कहते हैं, उसके बाद 25% आपका ये तरंगित बालू वाला जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव है, और बालू के टिब्बे भी आ गए, तो थोड़ा
थोड़ा पोर्शन इधर की बेल्ट, राजस्थान वाली बेल्ट को याद कर लो, अनकाई दलदल वाली को, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है, 25%। 3.09 आपके नीचे अरावली वाले, 1.67% आपका शिवालिक। रटना नहीं है, समझना है। मैंने इसलिए ड्रॉ पहले किया ताकि ये सब समझ आए। ये बहुत टफ लगते हैं जब पढ़ते हैं, लेकिन समझ लोगे तो आसान। 68% मैदानी हुआ, 25% तरंगित और रेतीला हुआ, 3.09% चट्टान और पहाड़ियां नीचे वाली, और शिवालिक की जो है 1.67। अब ये बहुत आसान है अगर आप ध्यान से कोशिश करोगे, वरना नहीं आएगा। मैदानी भाग में पाए जाने वाले टीलों को, मैंने बताया ना मैदानी इलाका है लेकिन आपके यहाँ टीले हैं, रेत के टीले, और उनमें छिछली झील बन जाती है जिसको आप कहते हैं ठूंठ या बावड़ी, तो वही शब्द है ये। तो मैदानी भाग में पाए जाने वाले टीलों को ठूंठ, स्टंप्स कहते हैं। हरियाणा का अक्षांश, अच्छा ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, आपको अपने देश का तो याद होगा 8, 68, 37, 97, ये सबको याद रखना चाहिए। अपने हरियाणा का 27 से 30 डिग्री के बीच में अक्षांश के बीच में हो उत्तरी, और देशांतर पूर्वी के बीच में हो आप, ये है 74 से 77। तो 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 से 77 पूर्वी देशांतर के बीच में आपका पूरा हरियाणा है। आपका पूरा देश जो है ना वो 8 से और ये लगा लीजिए 37 डिग्री के बीच में है, और आपका जो चौड़ाई अगर मैं बात करूं तो वो 68 से 97 के बीच में। डिग्रीज आपने ज्योग्राफी में बेसिक चीजें समझी होंगी, देशांतर और अक्षांश उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हरियाणा का कितना है, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री, 27 से 30 डिग्री 55 मिनट बोल देते हैं इसको, उत्तरी अक्षांश आप उत्तर और पूर्व में हैं, और 74 डिग्री से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार एसएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं। आपका पूरा देश 8 से 37 के बीच में पड़ता है। 8 डिग्री पर अपना कन्याकुमारी मान लो और 37 पर अपना कश्मीर मान लो, तो नीचे से 8 से क्रॉस करते 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 आप तक जब पहुंचते हैं तो 27 से 30, आपके बाद तो 7 ही रह गए, फिर तो आपका देश से ऊपर पहुंच जाएगी अक्षांश। तो इसलिए आप तो काफी ऊपर के इलाके में ना, आपसे ऊपर तो फिर बचा ही कौन, पंजाब बचा, हिमाचल इधर, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ कश्मीर आ गया। तो आप लगभग लास्ट 37 पे तो आपका देश ही खत्म हो जाएगा वहां तक जाते जाते, 38 पे आप नहीं है। तो आप ये लगा लीजिए कि आप देश के उत्तरी हिस्से में पड़ते हैं, इसीलिए आप 27 से 30 के बीच में है, ठीक है। तो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट ये अक्षांश हो गया। और आपके देश का जो देशांतर है ये 68 से 97 के बीच में है, 68 से 68 से 97। तो आप अपनी लोकेशन देखें तो 68 क्रॉस करते करते फिर कभी जब 70s में बात आएगी तो आप, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल ऐसे देश में देखें तो बीच से के हिस्से से थोड़ा ही तो इधर पड़ेगा, तो वही हो गया 74 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये याद रखना, 27 से 30, 74, 77, ठीक है। डॉक्टर जसबीर सिंह, जिनका हम इतनी देर से क्लास में जिक्र कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया उनको बातचीत करते करते, उनकी चीजों को समझते समझते, उनकी किताब। तो डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा याद कर लो, एग्रीकल्चर तो आपका है ही है, तो आपके राज्य के लिए ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा नाम की एक किताब लिखी है, एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ये किसने लिखी है, डॉक्टर जसबीर सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हरियाणा को 8 भागों में बांटा। एक आदमी ने आपके राज्य को 8 भागों में बांटा, और हमें पढ़ के लगता भी है कि हाँ उन्होंने ठीक हमारा डिवीजन किया। वैसे आपने 3 भौगोलिक संरचना क्या देखी थी, कुरु, हरि, भट्टी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भट्टियाना। लेकिन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो किताब लिखी है डॉक्टर जसबीर सिंह ने, उन्होंने हरियाणा को 8 हिस्सों में बांटा। आपको 8 के 8 याद हैं, 2 तो पहाड़ हैं, गिरिपाद है, बाढ़ का मैदान है, जलोढ़, और 3 वो अनकाई दलदल, तरंगित बालू और बालू के टिब्बे। तो बेहद आसान है, टफ नहीं है टॉपिक ये, ठीक है। देखिए जरा 8, अब 8 एक एक करके पढ़ा दूंगी, बहुत ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। शिवालिक, शिवालिक मतलब वो ऊपर पहाड़, 1.67। ये राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में है, जो हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 1.67% है। अंबाला की नारायणगढ़ तहसील और पंचकुला की मोरनी हिल्स, बेसिकली इसमें ये तीनों आते हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर का ताजेवाला, हथनी कुंड, कलेसर, आदि बद्री है, ये बादी लिख दिया, आदि बद्री इसमें शामिल हैं। तुमने अगर नदियां ढंग से पढ़ी होंगी, जो मैंने पूरी करा दी, तो तुम्हें पता होगा कि ताजेवाला, हथनी कुंड 2 अलग जगह, पहले ताजेवाला बना था, बाद में हथनी कुंड बना। कलेसर से आपके यहाँ यमुना की एंट्री होती है, और आदि बद्री से आपके यहाँ सरस्वती की एंट्री मानी जाती है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए अनजान नहीं है, तुम्हें सब आना चाहिए। घग्गर, मारकंडा, टांगरी आदि नदियों का उद्गम यहीं से है। घग्गर आपकी पंचकुला से निकल के आती है, आती ऊपर से, एंट्री पंचकुला। मारकंडा आपकी नाहन और धरतीधर पहाड़ी और आपके यहाँ अंबाला से घुसती है, और टांगरी आपके यहाँ पे ओरिजिनेट होती है मोरनी हिल्स से, ठीक है। तो ये पूरा वही इलाका हो गया, अंबाला और ये सारा इलाका। इसकी दो श्रेणियां हैं, जो ऊंची चोटी है मोरनी हिल्स 600 मीटर से ज्यादा, और जो निम्न श्रेणी है वो 400 से 600 मीटर,
ठीक है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चोटी करोहो है, मोरनी हिल्स में 15-14 मीटर, पर वास्तविक ऊंचाई है 1467। इसीलिए मैंने इस किताब में दोनों लिखवाई, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर दोनों आ गई तो इसके साथ जाना, ये ना मिले तो 15-14 के साथ चले जाना। ठीक है, ये पहला क्लियर हो गया होगा, इसमें नंबर ना कटे, पेपर में आते हैं ये हर बार। अगला है गिरिपाद। गिरी मतलब पहाड़ों के पैरों में 25 से 27 किलोमीटर लंबी चौड़ी, लंबी नहीं चौड़ी पट्टी, जिसमें कि आपके पूरे ये अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के नीचे का हिस्सा है। इसमें घर या धर, चो और भाबर, बड़े पत्थर भाबर, और चो मतलब जो पानी के वो मिलेंगे आपको, और धर इसका नाम है। ठीक है, क्या कहते हैं ये यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, इनमें पहाड़ियां, तो पहाड़ियों के पैर भी तो इन्हीं में है। पंचकुला जिले में 25, कहीं कहीं 27 लिखा है, किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी के रूप में फैले हैं गिरिपाद मैदान। इस मैदान को स्थानीय भाषा में घर या धर कहा जाता है। इस मैदान में बने गहरे गड्ढे को पहाड़ी भाषा में चो कहते हैं। गड्ढे गहरे गहरे, इनमें भारी भरकम कंकड़ पत्थर मिलते हैं बड़े बड़े से, जिन्हें भाभर कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 400, वो देखो 400 से ऊपर के थे, वो 600 से भी ऊपर के थे, ये 300-400 मतलब गिरिपाद पहाड़ों के पैरों में है, 25 से 27 किलोमीटर चौड़े हैं। घर या धर, चो और भाबर, ये ध्यान रखने हैं तुम्हें, इससे जुड़ा है ये गिरिपाद से। ठीक है, जलोढ़ मैदान तो मेन बड़ा हिस्सा आपका। इसकी सामान्य ऊंचाई 220 से 300, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुकी, इसकी पूछेंगे, औरों की पूछेंगे, इसकी पूछेंगे। 220 से 300 मीटर तक है, और 68%, ये दोनों नदियों के बीच का यही तो इलाका था भाई। जलोढ़ कौन सा था? घग्गर और यमुना के बीच की सबसे मोटी पट्टी का नाम ही तो जलोढ़ का मैदान था। बाढ़ का तो बिल्कुल साथ साथ का था। गिरिपाद वो 25-27, पहाड़ पहाड़, फिर इधर अनकाई, तरंगित और ये सब थे ना, तो आप देखो बीच का मेजर हिस्सा 68% यही था। तो ये सामान्य ऊंचाई 220 से 300, 68% है। इस मैदान को स्थानीय भाषा में बांगर, आप पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर ही तो कहते हो, बांगर कहते हैं। ये मैदान करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, जींद, रोहतक, तो मेन हिस्सा जो हरियाणा का है ना, वो ये वाला है, जलोढ़ मैदान 68%। बाढ़ का मैदान दो नदियों के पास का इलाका होगा, क्योंकि बाढ़ तो हर साल पानी, ऐसे बाढ़ मतलब ये नहीं कि सब कुछ डूबेगा, लेकिन बाढ़ का मतलब पानी की एक परत जो है वो बहाकर लाई चीजों को साइड में इकट्ठा करेगी हर साल। तो ये जिन गांवों के पास से निकलेगी वहीं तो होगा ना, इसलिए छोटा है। तो बाढ़ का मैदान जिन जलोढ़ मैदानों पर जहां प्रत्येक वर्ष हर साल बाढ़ आती है, ये नेगेटिव वाली बाढ़ नहीं है, इसका मतलब पानी बढ़ के वहां तक आता है उस गांव की सीमा पे और मिट्टी छोड़ जाता है, उसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। नई जमा मिट्टी को खादर कहते हैं। मारकंडा नदी, मारकंडा आप अच्छी तरह जानते हैं, मारकंडे ऋषि नाहन, धरतीधर पहाड़ी, अंबाला से एंट्री, इसके मैदान, तो ये मारकंडा मतलब आप मान लीजिए जो ये ऊपर वाला मैदान है। बेट और घग्गर के मैदान को नैली या नाली कहते हैं। ठीक है, तो मारकंडा नदी के मैदान को बेट, लेकिन आपकी यमुना के मैदान को भी बेट ही कहा जाता है, और जो घग्गर है उसको नेली या नाली। घग्गर, घग्गर बाहर निकल जाती है ना राजस्थान में कभी पंजाब में, उसको नेली या नाली, और मारकंडा नदी के मैदान को बेट कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कई बार आ चुके। अब ये सारे खत्म हो गए, अब हो गए बालू के टिब्बे वाले। तो टिब्बे वाले कहाँ मिलेंगे? राजस्थान से लगती पट्टी में, टिब्बे के ऊपर तो वो झील बनेगी, छिछली झील, जिसको ठूंठ या बावड़ी कहेंगे, आर्द्र भूमि भी है इसके आसपास। बालू के टिब्बे युक्त मैदान 25% है। कहाँ मिलेगा? हिसार, क्योंकि राजस्थान से लगता है, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर। झज्जर राजस्थान से ऐसा नहीं लगता, लेकिन उसका नीचे का हिस्सा इससे प्रभावित है, जिलों में विस्तृत है। यहाँ पर रण के कच्छ, सोचो कहाँ से, कच्छ के रण। गुजरात से आने वाली गर्म शुष्क पवनें बालू युक्त मिट्टी लेकर आती हैं, बालू रेत आपने देखा हुआ होगा। इन टिब्बों की ऊंचाई 3 से 15 मीटर होती है, इन्हीं में तो झील बनेगी वो। स्थानीय भाषा में इन्हें ताल कहते हैं, और इन तालों में छिछली, छिछली मतलब जिसकी गहराई बहुत कम हो, प्रकार की अस्थायी झील बन जाती है। ये सदा चलने वाली झील थोड़ी है। अब उस झील में इतना पानी है, बारिश का भर गया, बस जैसे ही वो बारिश का मौसम बंद हुआ, फिर वो हवाएं आएंगी, बालू को फिर ले जाएंगी उड़ा के। तो यहाँ पानी का लेवल बहुत लो रहता है, क्योंकि पानी जब बरसता है तो उन छिछली झीलों में गिरता है, वो धरती उतना पी नहीं पाती, इसलिए पानी का वाटर लेवल कम मिलता है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? ठूंठ या बावड़ी, अस्थायी होती हैं। इस मैदान में भूमिगत पानी नीचा और खारा मिलता है। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि बारिश का पानी तो ठूंठ या बावड़ी में घुस जाता है, वो रेत के टिब्बे रेत को फिर उड़ा के ले जाएगा मैदान को आगे। अगला है अरावली का पथरीला मैदान। तो अरावली तो ज्यादा था ना, 3.09, वो था 1.67। कौन सा? शिवालिक वाला। इसमें नारनौल, महेंद्रगढ़ के पास कुलताजपुर गांव, मैंने आपको बताया था, 652 मीटर ऊंची चोटी है। ये धौला कुआं जो दिल्ली में है, और करोल बाग होते हुए रायसीना की पहाड़ी जिसपे राष्ट्रपति भवन है, वहां तक फैला, पूरा फरीदाबाद सब कुछ दिल्ली तक है ये। औसत ऊंचाई इसकी 220 से 500 मीटर तक है। 652 मीटर जो आपकी है वो इसी का तो हिस्सा है, तो ये 400-500 मीटर तक है। 280
280 से 300 क्या है आपका मेन 68% वाला जलोढ़ का मैदान, वो बाढ़ का मैदान नहीं है, बाढ़ वाला तो बिल्कुल साथ साथ लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है तरंगित बालू का मैदान। तरंगित जो गुड़गांव वाली पट्टी, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसका निर्माण वायु के निक्षेप मतलब हवा जो मिट्टी लाई उससे हुआ है। कहीं कहीं जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप भी मिलते हैं, मतलब बहुत ऐसा बालू ऐसा नहीं है कि क्या करे टीले ही टीले, कोई टीला नहीं है। तरंगित बालू का मैदान है ये। आपने मैंने आपको जब स्टार्टिंग की क्लासेस पढ़ाई तो मंडल पढ़ाए होंगे, तब बताया होगा कैसे याद करना। तो गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, एक ही तो बेल्ट है तीनों की, एक लाइन में है ना, यहाँ गुड़गांव, यहाँ रेवाड़ी, यहाँ महेंद्रगढ़, तो ये तीनों की बेल्ट में आता है तरंगित बालू का मैदान। ठीक है, ये बहुत भारी भरकम टिब्बे विब्बे नहीं है यहाँ। अनकाई दलदल, ये सिर्फ आपके सिरसा में, बहुत नीची जगह, 200 मीटर से कम। ये राज्य का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है, जो सिरसा में है। ये हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है, पेपर में आ जाएगा हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग कौन सा है, तो आपको टिक करके आना है अनकाई दलदल। कहाँ पाया जाता है, सिरसा में। ठूठिया बावड़ी किसका हिस्सा है, बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का। तरंगित बालू का मैदान कहाँ मिलेगा आपको, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में। गिरिपाद मैदान की चौड़ाई कितनी है, लगभग 25 से 27 किलोमीटर के बीच में। वहां पे 3 चीजें क्या है, धर या घर कह लो, भाबर कह लो, बड़े बड़े पत्थर, और एक क्या था, चो, जो गड्ढे थे, है ना। और वो पूछेंगे आपसे जलोढ़ मैदान, तो आप कहोगे 68% है जी जलोढ़ मैदान। पुराना नाम बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, हर साल नई परत नहीं बिछती, जहां नई बिछती है वो बाढ़ का मैदान है। तो हो गए ना सारे के सारे। कुलताजपुर गांव में ढोसी तीर्थस्थल, महेंद्रगढ़, नारनौल में सबसे ऊंचा किस चीज का, अरावली का। ऊंचाई कितनी, 652। वैसे ऊंचाई 300 से 500 के मीटर के बीच में है। जो ऊपर वाले हैं उनकी 400, 600, 600 से भी ऊपर है। करो 1514, 1514 ना मिले 1467, दोनों मिले 1467। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये पिक्चर छपनी चाहिए, 2 पहाड़ियों की, पहाड़ों के नीचे गिरिपाद मैदान, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ मैदान, तुरंत से 5 चीजें क्लियर। फिर आ जाओ इस तरफ की पट्टी पे, अनकाई दलदल, बालू, रेत के टिब्बे जो 3 से 15 मीटर वाले, ठूंठ बावड़ी वाले, और फिर नीचे चले जाओ गुड़गांव वाली बेल्ट पे, तरंगित बालू का। ये बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन लगता है बहुत लोगों को लगता है हमें समझ में नहीं आ रहा। अब इन्होंने वही दिखा दिया, देखो क्या ये विजिबल है मैप, ठीक है। अगर विजिबल नहीं भी है तो मैं आपको बताऊंगी, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ये आपका ऊपर का हिस्सा है, पंचकुला और ये अंबाला और यमुनानगर का ये वाला हिस्सा, सिर्फ देख लो 2 नदियों के बीच का ऊपर का हिस्सा। ये है आपके शिवालिक, जिसकी ऊंचाई कितनी बताई मैंने, 1514, 1514 या 1461, एक पहाड़ी की, बस सबकी नहीं, सबकी तो एवरेज 600 से ऊपर, 400 से 600 के बीच में। ठीक है, अब देखो जो ये हल्की सी ब्लू कलर, ये आपको गुलाबी सी या ब्लू सी दिख रही होगी, ये है गिरिपाद मैदान। पहाड़ों के नीचे पैरों में 25 से 27 किलोमीटर ऐसे फैली हुई पट्टी। इसमें चो भी है, इसमें घर या धर भी है, इसमें भाबर भी है, बड़े पत्थर, गहरे गड्ढे, उनका नाम। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपको जो नदियां दिख रही है काली काली, देखो एक ये काली नदी यमुना, एक ये, इस नदी के बिल्कुल साथ जहां सिर्फ मेरी ये फिंगर जा रही है, ये बहुत छोटा सा डॉट 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 अगर विजिबल है तो, अच्छा थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। ये वैसे मैंने आपको ना ड्रॉ करके बहुत अच्छा समझा दिया, इससे ज्यादा अच्छा मैंने ड्रॉ करके बता दिया आपको, वो ज्यादा क्लियर था। ये आपकी नदी है ब्लैक कलर की, इसके पास आप देख पाए अगर बहुत छोटी सी पट्टी है, इसको छोड़ दो, इधर ये गुलाबी सी हल्की सी दिख रही हो तो अगर तुम्हें, ये है आपका हर साल आने वाली बाढ़ का मैदान, जिसमें कि 2-2, 4-4 गांव एक लाइन में पड़ जाते हैं। ठीक है, ये इस तरफ भी है, देखो यमुना के किनारे तो लगभग लगभग दिखेगा आपको, फिर दिल्ली आ गया, हमें क्या मतलब, हमारा ये फिर चली गई वो आगे। लेकिन आप घग्गर में अगर जाएंगे तो ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं दिखेगा। घग्गर में देखो अंबाला में नहीं है, थोड़ा सा यहाँ है, फिर थोड़ा सा आगे है। क्यों, क्योंकि घग्गर प्रॉपर आपके राज्य में बहती नहीं है, कभी ये आपके राज्य में, कभी पंजाब में, फिर आपके राज्य में, फिर पंजाब में। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छा समझा दिया। मैप तुम लोग अपने पीडीएफ में देख लेना, ये ज्यादा क्लियर तुम्हें होगा जो मैप मैंने बनाया था ना। नहीं अभी कोई बात नहीं कर सकती फिलहाल में, अभी क्योंकि एक बच्चे के ऊपर तो बात नहीं हो पाएगी। हरियाणा की मिट्टियां अथवा मृदाएं, ये वाला टॉपिक अभी नहीं कराऊंगी। क्यों, क्योंकि अभी जो मैंने 8 चीजें कराई ना, ऐसे इन मिट्टियों के प्रकार हैं। फिर एक साथ क्या होगा, एक जैसी चीज अगर बहुत सारी एक दिन पढ़ लेंगे ना तो वो दिमाग में फिट नहीं बैठेगी, और मेरा टारगेट होता है पढ़ा दिया तो मतलब उसमें बच्चे के नंबर ना कटें, उतनी कोशिश की जाती है। इसलिए आज मिट्टियां बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, मिट्टियां मैं कल करा दूंगी। इसके भी 8 प्रकार हैं, तो 6 प्रकार है मेन, फिर उसको आगे डिवाइड कर दिया 8 में। तो आप ये लगा लो कि अगर आज मिट्टियां भी कर लेंगे तो फिर ये दिमाग में सारा मिक्स होगा। इस टॉपिक को मैं अधूरा आज छोड़ रही हूँ, बस यही रह गया मिट्टियों के प्रकार, सिर्फ ये सेकंड पार्ट है, इसको मैं कल करा दूंगी। इन्होंने सबको एक्सप्लेन कर दिया, तो भारी मिट्टी, हल्की मिट्टी, ये हम कल कर लेंगे। बस ये तो क्वेश्चन शुरू हो गए, छोटी सी एक फाइल रह गई है बस, ये मिट्टियों वाला।
इसमें एक पार्ट है मिट्टियों का मृदा और ये मैं बता देती हूँ, बेसिक है क्योंकि ये हरियाणा में मृदा अपरदन ये हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं पढ़ाऊंगी। भारी मृदा, मृदा के 8, पहले 6 पढ़ेंगे फिर उसी को एक्सप्लेन करूंगी, वो हम कल पढ़ेंगे। आज हमने अपने हरियाणा के भौगोलिक प्रकार पढ़ लिया 8, और 3 भौगोलिक भाई हरी कुरु भट्टी वाला और 8 जसबीर सिंह की किताब वाले, ठीक है। अब ये दिमाग में बिल्कुल बैठ जाने चाहिए, घर पे बैठे, तुम बैठे तो हुई, इसको 2-3 बार और पढ़ लेना। चलिए, हरियाणा में मृदा अपरदन। क्या हरियाणा में मिट्टी का अपरदन, सॉइल इरोजन होता है? बिल्कुल होता है। 2 प्रकार हैं, एक तो बारिश और एक हवा। आप खुद देखिए, हरियाणा में बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं होती है, हमें पता है हरियाणा में बारिश बहुत कम होती है। इनफैक्ट कम बारिश वाले राज्यों में हमारी लिस्ट में नाम आया हुआ है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश नहीं होती। आपकी एवरेज बारिश 40 से 60 सेंटीमीटर की है, 45 तो आपका बिल्कुल एवरेज है, 40 से 60। हरियाणा में ऐसे इलाके भी हैं जहाँ 30 सेंटीमीटर की बारिश है, और अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आपको पता होगा 25 सेंटीमीटर से कम होने पे तो मरुस्थल की संज्ञा दे दी जाती है। तो आप सोचो आपके यहाँ 30 सेंटीमीटर की भी पट्टी है, 25 से कम होते तो मरुस्थल कहलाने लगते। हम कहते हैं जलोढ़ मैदान, वो कहते हैं मरुस्थल, अगर क्वांटिटी की बात करें। लेकिन आप ही के हरियाणा में 110 सेंटीमीटर की बारिश भी होती है, जो ये अपना शिवालिक का इलाका है। और छछरौली नाम की एक जगह है, छिछरौली कह लो, छछरौली यमुनानगर का, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्लास के तुरंत बाद में बात कर लूंगी जिसको बात करनी है। चलिए, हरियाणा में मृदा अपरदन तो किससे मेन होगा? बारिश से तो मेन हो नहीं सकता, बारिश है ही कम आपके यहाँ, तो किससे होता है? होता है बारिश से भी, लेकिन कम। ज्यादा अपरदन आपका करती है हवा, चलती हुई हवा। आपके यहाँ हवा के कारण बहुत ज्यादा मिट्टी की ऊपरी, देखो जो राजस्थान का लगता है इलाका, अगर मिट्टी वहां उड़ के आ सकती है तो वहां से उड़ के जा भी तो सकती है ना। जहाँ मिट्टी आई है वो बालू के टिब्बे स्थायी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं मिट्टी लाके रख दी और वो हटी ही नहीं। हर साल उनकी लोकेशन चेंज हो सकती है। इसका मतलब आपके यहाँ मिट्टी का कटाव तो होता है, तभी तो चीजें बदलती होंगी। अब ये मिट्टी का कटाव मेन किस कारण है? हवा के कारण। पानी के कारण कम है, हवा के कारण ज्यादा है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा इशू है हरियाणा में, मिट्टी में अम्ल और लवणीयता, क्षारीयता, ये प्रॉब्लम। एसिड ज्यादा, बेसिक नेचर मिट्टी का ज्यादा होना, या मिट्टी में कई बार आपने देखा होगा खेतों में भी, खुद हमारे भी जहाँ हमारा खेत है वहां पे क्या है कि पानी जैसे भरते हैं ना खेत में, वो इवेपोरेट होता है तो मिट्टी की परत के ऊपर, मिट्टी के ऊपर बिल्कुल व्हाइट कलर की परत बिछ जाती है, उसको रेह या कलर भी कह देते हैं। तो मिट्टी में रेह की मात्रा ज्यादा होना तो ये खराब है। उससे क्या होता है, आप अगर सोचें कि मिट्टी में हम बिना कुछ भी फर्टिलाइजर डाले कुछ पैदा कर पाए तो वो उसको पैदा नहीं होने देगा। तो मिट्टी में लवण ज्यादा होना, अम्ल ज्यादा होना, या मिट्टी में इस तरह का रेह ज्यादा होना, ये नेगेटिव चीज है। तो मिट्टी की लगातार क्षारीयता या अम्लीयता का बढ़ना अच्छा साइन नहीं है। हरियाणा में करनाल में एक इंस्टीट्यूट है, शायद आपने नाम सुना हो, CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। C सेंट्रल, S सॉइल, S सैलिनिटी, मतलब मिट्टी की लवणीयता के लिए रिसर्च करने के लिए केंद्रीय मिट्टी लवणता के ऊपर एक रिसर्च है, इंस्टीट्यूट है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें, इनको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये, फिर इसके बाद बस मिट्टी मिट्टी रह जाएगा। मृदा अपरदन यहां से आज पढ़ रहे हैं, कल मैं मिट्टियों के 8 प्रकार बता दूंगी। राज्य में मृदा अपरदन मुख्यतः जल और वायु के द्वारा होता है। मृदा अपरदन द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है। तो अगर मृदा अपरदन होगा तो जो मिट्टी की ऊपरी परत है ना, उसको मिट्टी बहाकर या उड़ाकर ले जाएगी। पानी है तो बहाकर, और रेत ये हवा है तो उड़ाकर ले जाएगी। उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र यानी शिवालिक और गिरिपाद, अब तुम समझ सकते हो, इनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शिवालिक का रीजन 1.67 और गिरिपाद उसके नीचे की 25 से 27 किलोमीटर की पट्टी, जिसमें कि भाबर था, गहरे बड़े बड़े पत्थरों वाला, और धर था या घर था, और चो था, में जल द्वारा अपरदन अधिक होता है। तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, जहां बारिश ज्यादा है वहां अपरदन हवा का कम होगा, पानी का ज्यादा। तो आपके यहाँ बारिश कहाँ होती है? शिवालिक के रेंज में ना 110 सेंटीमीटर की बारिश है ही वहां। आपके मध्य भाग में नहीं होती इतनी बारिश। ये सोनीपत, पानीपत, करना, इनमें बारिश थोड़ी है ज्यादा ना। आपके रोहतक में आपकी कम बारिश की पट्टी है राजस्थान से लगती, जहां तरंगित बालू का मैदान था, जहां रेत के टिब्बे वाला मैदान था, वो कम बारिश के इलाके आपके ना, अरावली वाले। और जो बीच का हिस्सा है यहाँ 60, 70, 80, मतलब एवरेज कहूं मैं तो 45 से 40 से 60 के बीच में। और जो ऊपर की पट्टी आपकी शिवालिक की, वहां 110 भी है। तो बहुत वेरिएशन है हरियाणा में, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी यानी शिवालिक और गिरिपाद में जल द्वारा अपरदन ज्यादा होता है। तो कॉमन सेंस है भैया, वहां बारिश ज्यादा, जल द्वारा। वायु द्वारा दक्षिण पश्चिम जिलों में, वायु कहाँ कहाँ अपरदन करती है? दक्षिण पश्चिम जिलों में। क्यों? क्योंकि पश्चिम में तो आपका है ही राजस्थान, तो हवाई तो अपरदन करेगी।
तो दक्षिण पश्चिम जिलों में अधिक अपर्दन होता है वायु द्वारा, ऊपर की तरफ जल द्वारा, उत्तर पूर्व में जल द्वारा। हरियाणा में मिट्टी का अपर्दन वायु द्वारा अधिक होता है, क्योंकि जल तो आपके यहाँ 110 की बेल्ट है ही नहीं ज्यादा। हरियाणा का लगभग 2.76 लाख हेक्टेयर जल अपर्दन से जो मिट्टी बहा के जाती है, दो मतलब ये मान लो लगभग 3 लाख, ठीक है, लगभग 3 पौने 3 लाख, जबकि 15 लाख मतलब 5 गुना से भी ज्यादा हेक्टेयर वायु अपर्दन से प्रभावित है। तो लगभग 2.75 लाख पानी बहा कर ले जाता है उस मतलब उस मिट्टी के ऊपर की परत को, और लगभग 15 लाख हेक्टेयर को आपकी हवा प्रभावित कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सारा बह जाता है, वो तो बाय चांस की बात है। 15 लाख हेक्टेयर वायु अपर्दन से प्रभावित है। प्रभावित का मतलब होता है हर साल नहीं होता। भूमि कटाव के लिए विश्व बैंक की सहायता से जल विकास परियोजना कांडी या कंडी चलाई जा रही है। ये मैंने आपको पढ़ाई थी, कंडी प्रोजेक्ट, अगर आपको याद हो कंडी प्रोजेक्ट हमने पढ़ा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से शिवालिक के एरिया में, अरावली के एरिया में, जिसको आप कहते हैं पहाड़ी एरिया, इनमें चलाई जा रही थी। मृदा अपरदन को निर्दयी शत्रु कहा जाता है, रेंगती मृत्यु, क्योंकि धीरे 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 मिट्टी का इतना ह्रास हो जाता है, मिट्टी में इतना नुकसान हो जाता है कि आने वाले दौर में वो मिट्टी अपरदन हो के और उसमें कुछ भी उपज होनी ही बंद हो जाती है। तो कहते हैं निर्दयी शत्रु है ये, धीरे धीरे आपके ऊपर अटैक करेगा, रेंगती मृत्यु है। एक दिन में तो अपरदन होगा नहीं, लेकिन कभी देखो इसी इलाके में हमने पढ़ा था सरस्वती बहा करती थी। जब वैदिक काल था तो सरस्वती सबसे इंपॉर्टेंट रिवर थी, मतलब सबसे पवित्र नदी थी, इंपॉर्टेंट तो सिंधु थी। आज वो सरस्वती गायब हो गई। इसका मतलब धीरे धीरे चीजों में बदलाव आ रहा है ना। सोचो सरस्वती जब बहती होगी तो उसके लोग इतनी पूजा करते थे कि नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, तो मतलब सबसे पवित्र नदी, आज उसका नामो निशान नहीं बचा। इसका मतलब चीजें बदलती हैं, और आपने कुछ सालों में, हमारे सामने नहीं लेकिन आने वाले मान लीजिए 1000 साल बाद, 2000 साल बाद सब चीजें फिर से बदलेंगी। अगर अपरदन लगातार होता गया तो ये पूरा इलाका फिर राजस्थान जैसा हो जाएगा। अगर राजस्थान अनुपजाऊ है तो राजस्थान की बड़ी पट्टी, सबसे लंबी सीमा तो आप ही के साथ टच है राजस्थान की, मतलब हमारी सबसे लंबी सीमा 1262 वर्ग किलोमीटर की सीमा आपकी राजस्थान से टच है। तो राजस्थान का प्रभाव नहीं बढ़ेगा क्या? अगर ये बढ़ता गया तो ये तो धीरे धीरे करके आज से 10-20 हजार साल बाद तो सब कुछ खत्म कर देगा। इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो निर्दयी शत्रु रेंगती मृत्यु किसको कहते हैं? जो सॉइल इरोजन है, मिट्टी की परत चली जाती है। राज्य में मृदा अपरदन को रोकने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हो, छिड़काव सिंचाई। भाई कई बार आपने देखा होगा किसी प्लॉट में अगर रेत टाइप की मिट्टी होती है, जिसमें रेत के कण, बालू कण ज्यादा हो, तो मिट्टी उड़ जाती है आंधी में, और अगर आप उस पर छिड़काव कर दें तो मिट्टी वहीं के वहीं जम जाती है। देखा है ना हमने ऐसा? तो वही बता रहे हैं, छिड़काव सिंचाई प्रणाली, फव्वारा सिंचाई वाली, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ये तरीके हैं ताकि इसका अपरदन कम हो। ठीक है, मृदा लवणता और क्षारीयता। लवण जब एसिड ज्यादा होते हैं, क्षारीय जब बेस, मिट्टी का बेसिक नेचर ज्यादा हो जाए। जैसे मिट्टी में हमारी बॉडी है ना, इसमें एसिड बेस सब कुछ है, पता होगा आपको। कोई भी चीज अगर थोड़ी सी बढ़ जाए तो बॉडी के सारे सिस्टम में गड़बड़ आ जाती है। तभी तो फिर डॉक्टर कहता है कि ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, इस तरह की चीजें फिर वो मापते हैं कि इतना इतना ये वाला सॉल्ट इतना। ये तो क्या है, ये बॉडी के एक सिस्टम में छोटी सी गड़बड़ होने से अगर सिर्फ सोडियम भी बढ़ जाए बॉडी का तो सारे सिस्टम में परिवर्तन। ऐसी मिट्टी के साथ है, मिट्टी के पीएच मान में घटोतरी या बढ़ोतरी नुकसान पहुंचाती है। तो क्या कह रहे हैं ये? कृषि की दृष्टि से मृदा लवणता वैश्विक स्तर पर गंभीर समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं सबकी। राज्य में शुष्क यानी सूखा और अर्ध शुष्क, ये किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान से लगते की क्षेत्रों में लवणों के निक्षालन के लिए पर्याप्त वर्षा का अभाव पाया जाता है। यानी जो आपके सूखे इलाके हैं ना, यहाँ बारिश कम होती है, वो 30 सेंटीमीटर की बारिश वाले इलाके, राजस्थान की पट्टी वाले, तो क्या होता है? लवणता विकराल रूप। अब मान लीजिए लवण, एक परत आ गई लवणता की, अगर बारिश अच्छी हो गई तो उसको ले गई ना बहा के, लेकिन शुष्क इलाका है, बारिश हुई नहीं, लवण की परत बढ़ती गई, लवणता बढ़ती चली गई, तो दिक्कत हो जाएगी। लवण प्रभावित मृदाओं को मुख्यतः क्षारीय मृदा और कल्लर, ऊसर मृदा में वर्गीकृत किया जाता है। तो क्षारीय और कल्लर। लवणीय मृदा को सेम या लोनी, पेपर में आ जाएगा सेम या लोनी, क्या है ये? फिर एग्जाम में कुछ कुछ ऑप्शन होंगे तो वहां देखना लवणीय मिट्टी का नाम, जिसमें लवण की अधिकता होती है। वो लवण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वो एसिडिक, क्षारीय, बेसिक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कह देंगे ये सेम या लोनी क्या है, तो तुम कहोगे ये लवणीय मिट्टी का एक रूप है। ठीक है, सेम या लोनी कहा जाता है, और स्थानीय भाषा में इसे राकर, बर्रा और बर्री नाम से जाना जाता है। स्थानीय, जैसे वो था ना चो, और क्या था? घर या धर, बेट और नेली या नाली, तो इस तरह इसको सेम या लोनी किसको कहते हैं? लवणीय मिट्टी को, जिसमें लवणता की मात्रा ज्यादा हो, लवणीय मिट्टी को सेम या लोनी कहा जाता है। इसी को बर्रा और बर्री, और एक और नाम क्या था? राकर, ये मिट्टी है।
ठीक है, ये लवण ज्यादा है इस मिट्टी में। लवणता और क्षारीय मृदा के प्रमुख कारणों में क्यों ऐसा होता है? शुष्क जलवायु है, भाई बारिश नहीं होती। सिंचाई स्रोतों के जल की प्रकृति, भाई सिंचाई के जो सोर्सेज हैं वो किस तरह के हैं। दोषपूर्ण सिंचाई पद्धतियां तो हमारी कारण है। क्षारीय प्रकृति के रासायनिक उर्वरों का लगातार उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो मिट्टी में गड़बड़ आएगी। मृदा प्रबंधन में लापरवाही, ये सब हमारी गड़बड़ है कहीं ना कहीं। हम किस तरह के फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट कैसा है, सॉइल मैनेजमेंट का हम ध्यान रख रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम पानी के सिंचाई का ध्यान, तो इन सब गलतियों से, अब गलतियां तो इंसान करेगा ही, इसलिए धीरे धीरे करके हमारी मिट्टी में लवणता बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर, CSSRI, CSSRI खूब इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके करनाल में है, ये ध्यान रखना। NDRI भी करनाल में है और CSSRI भी करनाल। ये सॉइल की सैलिनिटी लवणता मापता है और NDRI डेयरी रिसर्च करता है, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा की लगभग 32% भूमि लवणता से, तो देखो एक बड़ा पोर्शन आपका, 1/3 हिस्सा आपका, 33% मान लें, 32% आपकी भूमि में जो मिट्टी है वो लवणता से ग्रसित है, तो 1/3 तो आपकी परेशानी है। पानी का प्रयोग होने की वजह से वाष्पीकरण, भाई आपने पानी का प्रयोग हुआ, इवेपोरेशन हो गया, के बाद सतह पर सफेद रवे के रूप में, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, लवण रह जाता है। इसे मिट्टी को रेह या कल्लर भी कहा जाता है। रेह, कई बार सुना रेह, तो रेह क्या होता है, जब उसमें लवण ज्यादा होता है ना तो उसमें इवेपोरेशन हो गया तो वो रेह वहां जम गया, इसलिए मिट्टी पे कई बार बिल्कुल व्हाइट परत जम जाती है, वो रेह या कलर। अभी हमने ऊपर दो क्या पढ़े थे, ये इंपॉर्टेंट है। सेम या लोनी किसको कहते हैं? यही बर्री बन जाएगा, यही बर्रा बन जाएगा और यही बन जाएगा राकर। सेम या लवणीय मिट्टी का नाम है, ठीक है। ये आती है पेपर में हर साल बदल बदल के, जैसे नेली बेट कई बार आ चुकी है, अब हो सकता है आ जाए कि सेम या लोनी किस क्या है, तो आप कहोगे लवणीय मिट्टी का प्रकार है। अगर मिट्टी में इवेपोरेशन के बाद व्हाइट परत दिखाई देती है तो वो कलर या रेह कहलाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। बस ये कंप्लीट। अब इसमें सिर्फ एक ये प्रश्न उत्तर आ गया, सिर्फ एक टॉपिक मैं जानबूझ के छुड़वा रही हूँ आज, मिट्टी के प्रकार, नहीं तो फिर वो दिमाग में मिक्स हो जाएगा। अब उम्मीद करती हूँ ये तुम्हें समझ में आ गया और कल ये पढ़ेंगे सारा मिट्टी के प्रकार, ठीक है। दूसरी फाइल, अच्छा कोई नहीं, अब खोल दीजिए, कोई बात नहीं। ये एक टॉपिक हुआ, अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ लेते हैं जिसमें कि हम पढ़ेंगे ये वाली, अच्छा ये वाली कौन सी है, हरियाणा का भूगोल। हाँ ये छोटी फाइल है ना, ये पढ़ा देती हूँ, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। हरियाणा में हमने भौगोलिक संरचना पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं हरियाणा की जलवायु। जलवायु में पढ़ाती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेस क्लियर कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये OPS में खुल गई ना, ठीक है। अच्छा नहीं, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। चलिए ये क्लैरिटी हो गई होगी ना इससे सबको। अब अगले टॉपिक पे आ गए, आज हमें पढ़ना है हरियाणा में जलवायु। एक आदमी था, जर्मन है, कई मतलब उसने देशों की सदस्यता ली, पर जर्मनी का मेन माना जाता है, रशियन भी है वो। रशियन और जर्मन, जैसे एक आदमी दूसरी जगह एक पैदा हो, एक कहीं की नागरिकता ले ले। एक आदमी है व्लादिमीर, व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन भी नाम सुना है ना आपने, व्लादिमीर कोपेन, ये एक आदमी है, जियोग्राफर है ये। जियोग्राफर ये कौन होते हैं? जो पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में कोई काम करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं। तो व्लादिमीर कोपेन नाम के एक आदमी ने पूरी धरती पे जितने देश हैं इन सबको उसने जलवायु के आधार पर डिवाइड किया कि भाई यहाँ जहाँ ऐसी जलवायु है तो ये वाला इलाका, जहाँ ऐसी जलवायु तो ये वाला इलाका। तो इसने ना कुछ कैटेगरी बना ली और उस कैटेगरी में सब देशों के अलग अलग पार्ट्स को डाला। तो ऐसे हमारा भी पार्ट जो पंजाब हरियाणा का पार्ट है ये इसकी 2 कैटेगरीज में फिट बैठा। इसकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग पूरे देश का डिवीजन, पूरे वर्ल्ड का डिवीजन अलग अलग कैटेगरीज में किया गया। तो इसने हमारी जो कैटेगरी बताई ना, उसमें एक तो CWA है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं, बहुत डिटेल हो जाएगा, मैं सिर्फ मेन बता दूं। आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक आपके इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ 2 तरह की चीज पाई जाती है, एक है आपकी आर्द्र जलवायु और एक है आपकी स्टेपी जलवायु, अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर कोपेन। एक है आर्द्र जलवायु, आर्द्र समझते हो ना, जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, मतलब नमी ज्यादा, और एक मैंने बताया आपको स्टेपी जलवायु।
स्टेपी में जो गेहूं वाली फसल ज्यादा होती है। तो आर्द्र और स्टेपी दो तरह की जलवायु अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर कोपेन हरियाणा में पाई जाती है। हरियाणा कह दीजिए उसकी दो कैटेगरीज में पड़ता है। आपके यहाँ पर क्योंकि एरिया बहुत बढ़िया है, उपजाऊ है, अब आपने पढ़ा कि कितनी तरह के आपके यहाँ डिविजन्स हैं, तो आपके यहाँ फसल खूब बढ़िया होती है। और आपके यहाँ 3 तरह के मौसम मेन माने जाते हैं जो जिसके कारण आपकी फसलें भी प्रभावित हैं। अब ये जैसे सब टॉपिक्स ना आपस में रिलेटेड होते हैं, जिसको एक समझ में आ गया उसको दूसरा भी जल्दी समझ में आएगा। आपके यहाँ 3 तरह की ऋतुएं हैं जो आप सब लोग जानते भी हैं। ग्रीष्म ऋतु आपके यहाँ होती है, इसके बाद आपके यहाँ मॉनसून ऋतु आती है, और फिर आपके यहाँ आ जाती है शीत ऋतु। आज जैसे कोई तुमसे कहे कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक है, तो आधे लोगों को यही नहीं पता होगा, वो टिक कर देंगे मई जून जुलाई अगस्त। आपके यहाँ ग्रीष्म गिनी जाती है मार्च से लेके और जून तक में, मार्च से जून। मॉनसून आपका गिना जाता है जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, ठीक है। और शीत आपका गिना जाता है, आप लगा लीजिए अक्टूबर से और मार्च तक का। जैसे हरियाणा में हम ना ये ऑटम और ये सब चीजों की बात नहीं करते, तो हम मान लेते हैं कि हमारा शीत ऋतु अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो गई, यानी दिवाली दशहरे के हेर फेर में, और फिर ये आपकी चली मार्च तक। तो फिर उसके बाद आपके यहाँ ग्रीष्म आ जाती है मार्च अप्रैल मई, फिर आप जून तक, फिर जुलाई अगस्त सितंबर आपके यहाँ बारिश रहती है, ठीक है। हम वसंत और ये और वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे क्योंकि मोटा डिवीजन यही है। अब इस गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु में आपके यहाँ एवरेज टेम्परेचर रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। एवरेज का मतलब इसके हेर फेर में रहता होगा। तो यहाँ कम से कम की बात करें तो 35 तो एवरेज है, तो बहुत कम नहीं होता गर्मियों में, ज्यादा की बात करेंगे यहाँ 46 से 48 डिग्री तक भी टेम्परेचर, कई बार अब तो 50 भी आने लग गया। 49 टेम्परेचर आपके यहाँ खूब होता है हरियाणा में, कई बार 49 पॉइंट समथिंग। तो आप ये लगा लो इतना आपके यहाँ टेम्परेचर पहुंच जाता है, इतनी ज्यादा गर्मी, भयानक गर्मी। गर्मियों में आपके यहाँ कोई बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है। आपके यहाँ मानसून में थोड़ी बहुत बारिश होती है। तो आपके यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर अच्छा है, सूखी गर्मी होती है आपके यहाँ, कोई बहुत बारिश वाली गर्मी, जैसे अफ्रीका है बहुत गर्मी होती है लेकिन वहाँ बारिश भी शाम को डेली होती है। आपके यहाँ गर्मी में कोई खास बारिश नहीं होती, कितनी ज्यादा गर्मी होती है तब कहीं जाके आपके यहाँ इक्की दुक्की बार बारिश होती है, ठीक है। महाद्वीपीय जलवायु है ना आपकी, जिसका मतलब गर्मी बहुत खराब और सर्दी भी बहुत खराब। इसके बाद आपके यहाँ मानसून आता है जुलाई अगस्त सितंबर में। इस टाइम पर आपके यहाँ औसत वर्षा, आप तो कम वर्षा वालों में आते हैं, हरियाणा कोई बहुत वर्षा वाला इलाका थोड़ी है। तो हरियाणा की एवरेज अगर हम देखें तो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में आती है। बिल्कुल एग्जैक्ट पूछ लें तो 45 सेंटीमीटर एवरेज है आपकी। और आपके यहाँ 30 सेंटीमीटर की पट्टी भी है राजस्थान की, और 110 सेंटीमीटर भी हम पढ़ ही रहे थे। गिरिपाद के ऊपर का इलाका 110 का है, जो ये अंबाला पंचकुला और यमुनानगर की एक बेल्ट, और 30 सेंटीमीटर में आपकी राजस्थान से लगती बेल्ट भी है, जहाँ तरंगित बालू का मैदान है, या जो अपने ये है ना बालू के टिब्बे युक्त मैदान और अनकाई दलदल, वो वाली बेल्ट, तो इसमें आती है। आपके यहाँ बारिश में ठीक ठाक सी बारिश होती है, एवरेज से थोड़ी। अपने इंडिया को देखें तो यहाँ 100 200 300 तक भी है, तो उस हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छी बारिश नहीं, इसलिए हम निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं। और शीत ऋतु की बात करें तो आपके यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, जब पड़ती है। और शीत ऋतु में सबसे ठंडा महीना आपके यहाँ जनवरी का माना जाता है। सबसे गर्म महीना आपके यहाँ कौन सा माना जाता है? मई जून का सबसे गर्म। अगर दोनों आ गए तो मई टिक कर देना, क्योंकि जून में थोड़ी थोड़ी बारिश होनी भी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे ज्यादा गर्मी आपके यहाँ मई जून में पड़ती है, और सबसे ज्यादा ठंड आपके यहाँ दिसंबर जनवरी में। एक ही पूछे तो जनवरी टिक करना। आपके यहाँ हर साल जैसे एवरेज कहें कि गर्मी ज्यादा कहाँ, तो हिसार में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पिछले 1-2 साल से कई बार चीजें बदल भी रही हैं। ये हर बार गर्मी के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है हिसार की जगह फतेहाबाद ले ले, ठीक है, क्योंकि इतनी कम पट्टी में तो चीजें चेंज हो सकती हैं। फिर भी पूछ लें ऑन एन एवरेज तो आप कहेंगे जी हिसार हमारे यहाँ सबसे गर्म इलाका है, ठीक है। आपके यहाँ बारिश सबसे कम होती है राजस्थान से लगती बेल्ट में, लेकिन सबसे कम एक जिला पूछ लेंगे तो आप कहेंगे जी हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ में सबसे कम बारिश होती है, एक जिले के रूप में। वैसे पूरी पट्टी है तरंगित बालू के मैदान वाली, लेकिन एक जिला कहेंगे तो महेंद्रगढ़ में, ठीक है। ठंड में आपके यहाँ टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर वो 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और कम की बात करें तो 3-4 डिग्री सेल्सियस। और जो बिल्कुल ही शिवालिक से लगते हिमाचल उत्तराखंड वाले इलाके, वहाँ 1 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक से नीचे यानी 0 डिग्री भी नोटिस किया गया है। लेकिन ये प्रॉपर हरियाणा नहीं है, फिर ये पहाड़ी इलाके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी एवरेज 12 डिग्री है, कम में 3-4 डिग्री भी आ जाती है। 35 डिग्री आपकी गर्मियों की एवरेज है, 48-49 भी देखी जाती है। बारिश आपके यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन ठीक है 30 सेंटीमीटर से 110 के बीच की पट्टी आपका पूरा हरियाणा है। आपके यहाँ पर इस तरह के मौसम के बारे में नॉलेज सबको होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी फसलें भी समझ में आएंगी, मिट्टियां समझ में आएंगी। ये सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। जिसने वो भौगोलिक आधार समझे ना, उसको
उसको ये सब चीजें आसान दिखेंगी। फिर इनसे कल जब मिट्टियां पढ़ाऊंगी तो वो भी आसान दिखेंगी, फिर उनसे फसलें पढ़ेंगे तो वो भी। ये सब चीजें एक साथ बुनी हुई होती हैं आपस में। तो ये चीज उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी। बारिश से लगते 2 पॉइंट और बता दूं, फिर ओपीएस से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, आपके यहाँ 2 तरीके से बारिश होती है। एक का नाम है दक्षिण पश्चिम मॉनसून, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, और एक है जो आजकल बारिश हो रही है ना सर्दियों में, ये क्या है, ये पश्चिमी विक्षोभ वाली भी है। उत्तर पूर्वी तो जाते वक्त जो होती है, और उत्तर पूर्वी फिर भी बता दूंगी, उत्तर पूर्वी मॉनसून। और एक बारिश जो हो रही है ना आजकल, ये उत्तर पूर्वी नहीं है, ये पश्चिमी विक्षोभ की बारिश है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ की बारिश, वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ डिस्टर्बेंसेस। जो अभी बारिश चल रही है ना नए साल के हेर फेर में, ये बारिश आपकी आ रही है, ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, तो ये भूमध्य सागर से उठ के आ रही हैं। भूमध्य सागर जो कहाँ पड़ता है आपका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, मेडिटेरियन सी। यहाँ से हवाएं चल के और नमी लेकर फिर अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोई पहाड़ है ही नहीं, तो उत्तरी इंडिया में घुस गई और यहाँ हिमालय से टकराकर आजकल आप देखो हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में बारिश चल रही है। तो ये किसकी बारिश है, ये कोई मॉनसून की बारिश थोड़ी है, ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बारिश, पश्चिमी विक्षोभ की बारिश, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में हुई थी। ठीक है, आपके यहाँ 80% बारिश हो जाती है दक्षिण पश्चिम मॉनसून से। तो लगभग बारिश का कारण है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। और आपने ज्योग्राफी अगर ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा दक्षिण पश्चिम मॉनसून की 2 शाखाएं आपके इंडिया में दक्षिणी इलाके से एंटर करती हैं बारिश के मौसम में, और यहाँ आके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है ऐसे धारा, एक हिस्सा इधर चल पड़ता है और एक हिस्सा इधर चल पड़ता है। इसको आप कहते हैं, ये वाली बंगाल की खाड़ी है ना, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, और इसको आप कहते हैं अरब सागर की शाखा। यहाँ केरल में सबसे पहली आपकी बारिश होती है 1 से 5 जून के बीच में, फिर ये ऊपर तक आ जाती है जुलाई में, 15 जून के आसपास, फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते फिर पूरे उत्तर भारत को कवर करके 1 महीने के अंदर पूरे भारत में बारिश होती है। ठीक है, तो ये हमने मेजर सी चीजें अपने हरियाणा के बारे में जान ली। अब किताब से और पढ़ लेते हैं तो दूसरा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट पूरा हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। हरियाणा की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। राज्य की, क्या कह रहे हैं देखें, राज्य की जलवायु का निर्धारण समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी तो मैंने आपको पढ़ा दी, 200 सेंटीमीटर से 200 मीटर से कम कहाँ था, अनकाई दलदल। 220 से 300 क्या था, मेन जलोढ़ का मैदान था ना, और 300 से 500 वाला क्या था, नीचे वाली पहाड़ियां, और 400 से 600 और 600 से ऊपर थी ऊपर वाली पहाड़ियां। तो अब जिसको ये समझ में आ गया उसको ये समझ में आएगा ही आएगा। तो राज्य की जलवायु का निर्धारण समुद्र से दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, सबका। अक्षांशीय स्थिति भी आपको पता है आपकी 27 से 30 डिग्री के बीच। उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, अभी जो बताया मैंने, पश्चिमी विक्षोभ हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिसकी बारिश हो रही है नए साल पे। दक्षिण पश्चिम मॉनसून मैंने भी आपको समझाया 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, इनसे किया जाता है। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंटल जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है गर्मियां बहुत गर्म और सर्दियां बहुत ठंडी। जैसे कि आप फील करते होंगे हरियाणा में कि सर्दी है तो बहुत ठंड लग रही है, गर्मी है तो बहुत गर्मी लग रही है। ये महाद्वीपीय जलवायु है जो गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडी होती है। जैसे जून के महीने में लगभग 48-49 मैंने एग्जांपल दिया, 50 भी पहुंच जाता है तापमान, और जनवरी में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। अब देख लो टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जा रहा है। समुद्र से दूर होने के कारण, समुद्र तो आपके आसपास भी नहीं है, आप काफी दूर है। राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। तो महाद्वीपीय लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क, शुष्क मतलब सूखी। आपके यहाँ कोई बहुत पानी से भरी हुई लदी हुई हवाएं नहीं आती, जैसे कि केरला में आती हैं, जैसे कि उड़ीसा में पहुंचती हैं, ऐसी आपके यहाँ बिल्कुल नहीं आती। या जैसे कि इसमें आती है ना गारो खासी जयंतिया, मासीनराम, मेघालय, चेरापूंजी, ऐसी आपके यहाँ बहुत ज्यादा नहीं आती। आती हैं लेकिन इतनी नहीं आती। ठीक है, भारत की जलवायु मानसूनी, पूरे भारत की मानसूनी है होने के कारण हरियाणा राज्य पर भी मानसूनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। राज्य के उत्तरी भाग में हिमाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र में आर्द्र जलवायु, बताया ना मैंने भाई, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो आर्द्र जलवायु, और राजस्थान के सीमा क्षेत्र में शुष्क जलवायु। कॉमन सेंस है, इसमें रटना नहीं है। पहाड़ी इलाके में आर्द्र मिलेगी और राजस्थान वाले में शुष्क मिलेगी। हरियाणा की जलवायु को राजस्थान की पूर्वी भाग की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु और गंगा मैदान की आर्द्र जलवायु के बीच की जलवायु भी कहा जा सकता है। कि भाई राजस्थान और यूपी में चले जाओ गंगा, इनके बीच में जो महाद्वीपीय जलवायु है वो है आपकी। ना तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश होती, एवरेज आपका 45 सेंटीमीटर कह लीजिए या 40 से 60 कह लीजिए। आपके यहाँ 110 सेंटीमीटर वाले भी हैं, 30
सेंटीमीटर वाले भी हैं। तो आपके यहाँ बहुत गर्मी में गंदी गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठीक है, तो ये जलवायु है। ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव है, आपके यहाँ गर्मियों में बारिश नहीं होती, मानसून में बारिश होती है। अधिक तापमान है आपका 50 के हेरफेर में, अत्यधिक वाष्पीकरण, बहुत पानी उड़ जाता है, और शीतकाल में निम्न तापमान है, टेम्परेचर घटता है। ये हरियाणा की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि आपकी समझ में आ रही होंगी। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, मैंने बताया ये क्या है, ये ज्योग्राफर है, इसने क्लाइमेट के ऊपर काम किया। जैसे हमारे जसबीर सिंह जी ने क्या किया था, हरियाणा का वर्गीकरण किया ना अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक, ऐसे इन्होंने पूरे वर्ल्ड की जलवायु को माप के बताया कि जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु है। आर्द्र जलवायु, उपोष्ण का मतलब होता है, उष्ण होता है गर्म, ऊष्मा गर्मी, उप उष्ण का मतलब बहुत गर्माहट ना हो, जैसे ना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो ऐसे उष्ण से पहले उपोष्ण यानी उतना गर्म नहीं है। तो ये कौन सी है, आर्द्र। ये कहाँ मिलेगी बताओ, पहाड़ियों वाले रीजन में। CAW गलत छप गया, CWA है ये। CW तुम्हें जानने के लिए सिर्फ ये एक आइडिया दे दिया कि 2 हैं, BSH और CWA। इसकी कैटेगरी है बहुत सारी, 16 कैटेगरी हैं। अब वो 16 तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हारे यहाँ 2 हैं, BSH और CWA। ठीक है, ये नाम दे रखे हैं। तो आर्द्र जलवायु CWA कर लेना इसको, इसने CAW कर दिया। और उपोष्ण स्टेपी, देखो उपोष्ण तो दोनों है, ये भी उप उष्ण है, ये भी उप मतलब उतनी गर्म नहीं है। एक आर्द्र तो पहाड़ी वाली, और स्टेपी है तो आपकी गेहूं की फसल वाली, BSH। तो CWA और BSH पूछेंगे किसने किया कैटेगराइजेशन, कोपेन ने किया था। कौन कोपेन, एक आदमी था जिसने पूरे वर्ल्ड की जलवायु को डिवाइड किया, तो जलवायु वर्गीकरण किया। राज्य के उत्तरी भाग में कौन सी है, शिवालिक श्रेणियां, इनके आसपास के इलाकों में, इसको 27 कर लेना, 72 नहीं 27 किलोमीटर की पट्टी की बात कर रहे हैं। 27 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी में, यानी गिरिपाद के आसपास आर्द्र जलवायु CWA, ये ठीक लिखा है, प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, BSH। तो CWA और BSH ये 2 प्रकार की जलवायु है। 27 किलोमीटर का एरिया मतलब वो वाली पट्टी, गिरिपाद और उसके आसपास के पहाड़ों में। ठीक है, और बाकी सारे में आपकी स्टेपी। तो आपकी आर्द्र, दोनों उपोष्ण है, उपोष्ण उपोष्ण, वो आर्द्र है, ये स्टेपी है। जलवायु जलवायु तो कॉमन सेंस से लिखना ही है, तो उपोष्ण और जलवायु तो लिखना ही है, एक स्टेपी और एक आर्द्र में जाएगी। किसने कहा, ये कोपेन ने किया है, पूरे वर्ल्ड का वर्गीकरण। ठीक है, डॉक्टर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्यतः 2 प्रकार की जलवायु है। उसने हरियाणा को लेके नहीं बोला, उसने तो एक कैटेगराइजेशन दिया, आपने अपने हरियाणा को उसमें फिट कर लिया कि इस आदमी के अकॉर्डिंग इसने जो अलग अलग सेक्शन बनाए, हम 2 में फिट होते हैं। कौन कौन से में, एक CWA में और एक BSH में। जो ये कैपिटल और स्मॉल लिखे ना लेटर्स, ये ऐसे ही लिखे हुए हैं उसने भी अलग अलग तरीके से, CWA ये वाला, और उपोष्ण स्टेपी। तो उपोष्ण उपोष्ण दोनों आएंगे, जलवायु जलवायु आर्द्र और स्टेपी। ठीक है, इसमें शीत ऋतु वाला है, ये शुष्क होती है लेकिन बारिश नहीं ज्यादा, और स्टेपी तो है ही। प्रमुख ऋतुएं आपकी हैं 3 प्रकार की, हरियाणा में 3 प्रकार की, ग्रीष्म, शीत और मानसून या वर्षा कह लो। ग्रीष्म ऋतु पढ़ लें। राज्य में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से जून अंत तक रहती है, जुलाई में तो फिर बारिश आ जाती है। औसत तापमान गर्मी में 35 डिग्री तक होता है, अधिकतम तापमान 46 से 48 49 भी पहुंचता है, मई जून तक हो जाता है। तो मैक्सिमम गर्म दिन है ये, इसलिए छुट्टी पड़ती है स्कूलों की मई जून में। जुलाई में स्कूल खुल जाते हैं ना, मई जून की छुट्टियां गर्मी के कारण। राज्य में सर्वाधिक गर्म महीने मई और जून होते हैं। हरियाणा का सबसे गर्म जिला हिसार है। ठीक है, हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु के दौरान दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जिलों में लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। आपकी स्थानीय हवा है ये लू, उत्तर भारत में पूरे में, दिल्ली हरियाणा पंजाब सब जगह चलती है। तो आपकी ये दक्षिण पश्चिम जिलों में, आपके यहाँ बल्कि पूरे हरियाणा में शिवालिक को छोड़ दो, लू चलती है, ये लोकल हवा का नाम है। वर्षा ऋतु, हरियाणा में वर्षा ऋतु जुलाई से मध्य सितंबर तक चलती है। हरियाणा न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों के अंतर्गत शामिल है। तो आपको बहुत वर्षा वाले नहीं है, आपके यहाँ न्यूनतम वर्षा है, देश के न्यूनतम की लिस्ट बनी है ना, फिर अति न्यूनतम भी है, तो शुक्र मनाओ कि न्यूनतम में है, तो अति न्यूनतम में नहीं है, न्यूनतम वर्षा वाले जिलों में हम हैं। राज्य में औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पूछे तो 45 टिक करना। राज्य में 80% वर्षा बंगाल की खाड़ी, मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून से जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। 20% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण जनवरी फरवरी अब जो चल रही है ना, वो सर्दियों में होती है। इसका कारण क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। कहाँ से उठ के आती हैं, अभी बताया था आपको, भूमध्य सागर से। कहाँ है वो, अफ्रीका के ऊपर, यूरोप के नीचे। कहाँ से हवाएं नमी लेके आई हैं, क्योंकि भूमध्य सागर सागर है। फिर वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कोई पहाड़ी नहीं मिला आपके यहाँ आई तो उत्तरी। इस टाइम केरल में बारिश नहीं हो रही, ये बारिश सिर्फ आपके यूपी, हरियाणा और आपके ये थोड़ा सा ये दिल्ली है, पंजाब है और आपका हिमाचल का इलाका, वहां तो बर्फ गिर रही है, इसके कारण है ये पश्चिमी विक्षोभ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं कहाँ से निकल के आया, भूमध्य सागर से। 20%, 80% आपकी बारिश वाली दक्षिण पश्चिम मानसून।
ठीक है। प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा 110 सेंटीमीटर उत्तर पूर्वी भाग यानी वही शिवालिक वाला, और सबसे कम वर्षा 30 सेंटीमीटर से भी कम तो राजस्थान के इलाके में दक्षिण पश्चिम भाग में राजस्थान की पट्टी। अत्यधिक वर्षा के कारण छिछरौली या छछरौली यमुनानगर को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। तो हरियाणा का चेरापूंजी कहाँ है? छछरौली या छिछरौली, कहाँ पर? यमुनानगर में। ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के गिरिपादीय मैदान, अब तुम दिमाग में गिरिपादीय को इमेजिन कर सकते हो कि गिरिपादीय का मतलब है पंचकुला अंबाला यमुनानगर की पट्टी, उसको आप गिरिपादीय मैदान कहते हैं, में होती है। फिर इसी में तो धर था, चौथा, भाबर था, वो सारे इसी के थे। सर्दियों में वर्षा जो अब हो रही है पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, पर गर्मियों में वर्षा, गर्मियों का मतलब मॉनसून की बात करें, प्रॉपर गर्मी की नहीं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण, ये पूर्वी को पश्चिम कर लेना, ये गलत कर दिया मैंने, इसको काटना था, ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून से, ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पश्चिम बहुत इंपॉर्टेंट। आपके यहाँ लौटते मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं और आते हुए मानसून को दक्षिण पश्चिम। आपके यहाँ 80% बारिश पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से, कुछ % बारिश आपके यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से जो आजकल आपकी चल रही है। सबसे कम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी भाग में सिरसा, हिसार, वो राजस्थान की पट्टी में, लेकिन सबसे कम जिला पूछ लिया तो आप कहोगे महेंद्रगढ़ में सबसे कम। सबसे ज्यादा पूछेंगे तो चेरापूंजी हरियाणा का, छिछरौली यमुनानगर। ठीक है। राज्य में वर्षा का 80% भाग जुलाई से सितंबर, तो कौन सा मानसून महीना है? मानसून का 80% किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, और बाकी पश्चिमी विक्षोभ से सर्दियों की बारिश। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा देखो कहीं कहीं 150 से भी ज्यादा, बहुत कम लेकिन नाम मात्र की। दक्षिणी क्षेत्र में आपकी 30 सेंटीमीटर, और सामान्य एवरेज जो ये बीच का इलाका है यहाँ 70 से 75, एवरेज कहें तो 45, 40 से 60 के बीच में। सबसे ज्यादा बारिश छछरौली यमुनानगर में, और सबसे कम महेंद्रगढ़। राजस्थान की पट्टी में कम है पर सबसे कम पूछे तो महेंद्रगढ़। शीत ऋतु, सर्दियां, राज्य में शीत ऋतु सितंबर से मार्च तक रहती है, अक्टूबर भी लिख देते हैं वैसे। 23 सितंबर को जब आपका वो आता है ना इक्विनॉक्स, तब जैसे 21 मार्च है तो कहते हैं गर्मी शुरू हो जाती है, और 23 सितंबर के बाद से आपकी सर्दियां स्टार्ट हो जाती है। तो दिसंबर, ये सितंबर का एंड मान लो, अक्टूबर इसलिए लिखते हैं। ठीक है। तो मध्य सितंबर लिखा है, वैसे 23 सितंबर से होता है। राज्य में शीत ऋतु में औसत तापमान 12 डिग्री और न्यूनतम तापमान दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे होते हैं। इन दोनों में से ज्यादा ठंडा जनवरी, 3 से 4 डिग्री तक हो जाता है। राज्य में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी और गर्म मई जून, छुट्टियों वाले। हरियाणा के उत्तरी शिवालिक क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है, हिमांक 0 डिग्री, जिसपे हिम जम जाए, बर्फ जम जाए। ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ एक मिट्टियां छोड़ दिया, बाकी ये बेसिक सा टॉपिक है, आपकी समझ में आ गया होगा। पशुपालन वाली फाइल है हमारे पास, वो लगा दीजिए। अब बस धीरे धीरे तुम देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे कंप्लीट होते चले जाएंगे। जिस बच्चे की समझ बन गई है ना, मैंने लगभग 35 एक क्लास ले ली, जिसने वो ले ली होंगी उनको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत उनको आएगी जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, वो अपना टाइम पास करते रहे। मैं जो पढ़ाऊंगी वो मैं सिर्फ एक बेस बना सकती हूँ, पढ़ना पड़ेगा। अब ये गिरिपाद मैदान या तरंगित बालू का मैदान या बालू के टिब्बे युक्त मैदान या अनकाई दलदल, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ मैदान और नेली, बेट या सेम, ये लोनी, किस किस के नाम है ये पढ़ के याद होंगे, सिर्फ सुन के नहीं, तो पढ़ना जरूर। कृषि और पशुपालन ये भी कहीं ना कहीं मिट्टी से, पानी से, इन सब से प्रभावित है। सब एक था, इसलिए इकट्ठा समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए इसमें थोड़ी सी हम बातचीत कर लेंगे, जलवायु क्षेत्रों के बारे में बता देती हूँ, और ये बेसिक है बिल्कुल, हर बार क्वेश्चंस आते हैं इस पे। खरीफ, रबी, जायद, ये आपने सुनी भी होंगी। तो हमारे यहाँ 2 प्रकार की वो कौन सी देखी हमने, एक आर्द्र है अपने यहाँ और एक है स्टेपू जलवायु ना। कोपेन नाम के आदमी ने इस पे काम किया। जसबीर सिंह जी ने अपनी किताब में, क्या थी वो किताब उनकी, एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, उसमें उन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया, 8 भागों में। ये सब एक जैसी बातें लगती हैं, इसलिए इनको 2-3 बार पढ़ लेना। अब जो टॉपिक शुरू हो गया उसका नाम है कृषि, और कृषि किससे प्रभावित है, मिट्टी से, जलवायु से, बारिश से। और क्योंकि हमने वो बेस पढ़ लिया इसलिए कृषि हमें आसान दिखेगी। आपके यहाँ खेती की जब भी बात हो तो मेन आप जाने ही जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। हरियाणा की 70% आबादी किस पे डिपेंड करती है, खेती पे। इसका सीधा मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ खेतों में जाएं, इसका मतलब है खेती और खेती से जुड़े उद्योग धंधे हमारे हरियाणा की अर्थव्यवस्था का मूल ढांचा तैयार करते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। धीरे धीरे हम सर्विस सेक्टर में भी जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के गुड़गांव का आप ना भूलें, फरीदाबाद उद्योग नगरी को ना भूलें, पंचकुला जो टेक नैनो सिटी के रूप में
में उभरने वाली थी, इसको ना भूलें। तो अंबाला की भी बात कर लें, तो उस तरह से देखें तो ऐसा नहीं कि हमको पिछड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड हैं, लेकिन आपकी इकोनॉमी में मेगा फूड पार्क्स का भी चैप्टर आता है। आपकी इकोनॉमी में ये इंटरनेशनल जो आप मंडी विकसित करते हैं, ये सब चीजें भी तो हैं, इनके ऊपर भी तो कितनी बड़ी आबादी बैठी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हरियाणा की खेती से जुड़े 70% लोग जो हैं वो खेती और उससे जुड़े व्यवसाय में लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम खेती की बात करें तो आप सब जानते हैं 3 प्रकार की मेन फसलें होती हैं। एक जो इस मौसम में अब खेतों में दिखाई देती हैं, जिनको आप कहते हैं रबी की फसल। रबी नवंबर के आसपास, दिसंबर के आसपास बोई जाती हैं और गर्मी आते आते मार्च अप्रैल में काट ली जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपके 1-2 महीने छुटपुट सी फसल चलेंगी, जिनको आप कहेंगे जैद, या जिनका एक नाम लिखा होता है जायद। इसमें आपका खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजे, इस तरह की बहुत छोटे, जो 1.5 से 2 महीने के अंदर 20 दिन 25 दिन में तैयार हो जाती हैं। इन फसलों को आप लगभग अप्रैल में बोते हैं और इसको आप अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई आते आते सारे खेतों को साफ कर लेते हैं, इनको काट पीट देते हैं, मतलब खेत खत्म। फिर उसके बाद तरबूज, खरबूज वगैरह जैसी चीजें कम दिखती हैं, ये बहुत महंगी बिकती हैं क्योंकि कम हो जाती है ना सप्लाई। इसके बाद जब ये सब कट जाता है, फिर आती है आपकी खरीफ की फसल। और बिल्कुल बारिश के मौसम में, आपकी बारिश हमने क्या पढ़ा था, जुलाई, अगस्त, सितंबर ना, तो जुलाई में बोई जाती हैं ये। और उसके बाद जैसे सर्दी आती है उससे पहले ये काट ली जाती है, यानी अक्टूबर के आसपास ये काट ली जाती हैं, क्योंकि फिर खेत तैयार करना है रबी के लिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका गेहूं है। गेहूं, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है धान। और ये तो फिर छोटे आपके जो ये सलाद टाइप की चीजों में यूज करते हैं ना आप, या गर्मियों के जो फल होते हैं, वो जैद या जायद का एग्जाम्पल है। अब ये आपको ना बार बार याद करना होता है, एक एक तो हमने याद कर लिया, लेकिन चना आप देखो आजकल बोया गया है, आजकल खेतों में चना खड़ा है ना, मटर भी खड़ी हुई है, आजकल खेतों में सरसों भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये सारी गेहूं के साथ बोई जाती है। अभी अभी कुछ दिनों पहले बाजरा कटा था और धान कटे थे 1.5-2 महीना पहले, यानी वो सब इकट्ठे थे। तो ये आपको ना थोड़ा थोड़ा अपने आसपास खेतों में आप रोज देखते हैं, थोड़ा लगभग बच्चे मेरे साथ जो जुड़े हैं वो खेती परिवार से बिलोंग करते होंगे, तो उतनी बेसिक चीज आपको आती है। लेकिन फिर भी जैसे दालें किस में आएंगी, फिर 1-2 दाल किसी अलग में आ जाएंगी, वो पढ़ के जानी होती है कि भैया मूंग किस में आएगी, तो वहां फिर आप फंसे ना। ठीक है, तो इसका तो तरीका यही है कि भाई किताब खोलो, अब जो मैं पढ़ाऊंगी भी उसमें से कई बार रीड कर लो और 4-5 बार थोड़ा ध्यान रख लो कि अच्छा ये वाली दालें इसमें आती हैं, ये वाली इसमें आती हैं, क्योंकि या तो वो खरीफ होंगी या फिर वो रबी मिलेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है आपकी कृषि के बारे में। आपकी खेती बहुत ज्यादा वर्षा पर आधारित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने नहरों का जाल पढ़ा था। जिसने बेस अच्छा बनाया उसको दिक्कत नहीं होनी, फिर बोल रही हूँ, आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि आपके हरियाणा में यहाँ टोहाना फतेहाबाद से एक जाल बिछा हुआ है नहरों का। कौन से की बात हो रही है, भाखड़ा नांगल से जो निकलती है ना आपकी, यहाँ आती है टोहाना से और सतलुज नदी से, जो ये वाला। और फिर एक आपने पढ़ा था यहाँ जब आपकी वो मेन मुख्य नहर 186 किलोमीटर और फिर उसकी शाखाएं, इस तरह से पूरा नहरों का जाल है। नलकूप आपके यहाँ सिंचाई करते हैं 51% की, मतलब ट्यूबवेल, और 48% नहरें, और बाकी फिर कुएं हैं और तालाब है। ठीक है, आपका जो ये मध्य का हिस्सा है ना, ये वाला, इसको मध्य बोलते हैं आप, यानी इसमें आपका ये लगा लीजिए कि रोहतक आ गया, इसमें आपका सोनीपत का हिस्सा आ गया, थोड़ा पानीपत का, यहाँ आपका करना, इसका कैथल का हिस्सा आ गया, जींद का आ गया, ये बीच की पट्टी में, और इधर का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा। इस इलाके में बहुत बढ़िया फसलें हो पाती हैं, क्योंकि यहाँ जो इलाके ऊंचे हैं, भिवानी जैसे, वहाँ उत्थापक नहरें पहुंचा रखी हैं, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे काम करना बेहद आसान है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग किताबी भाषा से भी पढ़ लेते हैं। आज एक्चुअली मैथ्स की क्लास नहीं है, इसलिए मेरे पास पढ़ाने के लिए टाइम है खूब सारा। अगर मैथ्स की क्लास होती है तो फिर मुझे क्लास छोड़नी पड़ती, लेकिन अब टाइम है तो इसको पढ़ा दूं मैं। कृषि और पशुपालन। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जहां 83% भूमि कृषि योग्य है। योग्य होना और खेती करना दो अलग बातें हैं। आपके यहाँ बहुत बड़ा हिस्सा कृषि योग्य है, कितना परसेंट, 83%। और उसके बाद कहते हैं हरियाणा में पहली कृषि संगणना 1970-71 में हुई थी, यानी खेती के ऊपर जो स्टैटिकल डाटा इकट्ठा किया गया। नेशनल लेवल पर शुरू की गई हरित क्रांति की सफलता में हरियाणा का मुख्य योगदान था। हरित क्रांति आप अच्छी तरह जानते हैं, इंदिरा गांधी जब देश की पीएम थी तब इसका बहुत उछाल देखा गया, पंजाब में सबसे ज्यादा इफेक्ट आया, और तब तो हरियाणा नया नया बना था, तो हरियाणा में भी इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। और ये मेनली खाद्यान्न पर बेस्ड थी, गेहूं और
चावल या धान की फसल पर कह लीजिए, दालों वालों में कम आई थी, तिलहन में बहुत कम आई थी। तो इसलिए ये खाद्यान्न बेस्ड पर थी। और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड में मेक्सिको, उत्तरी अमेरिका के एक छोटे से देश मेक्सिको, जिसकी राजधानी है मेक्सिको सिटी। वहां नॉर्मन बोरलॉग नाम के आदमी ने, वो कृषि वैज्ञानिक थे, वर्ल्ड को एक विचार दिया था, हाई यील्डिंग वैरायटी, बहुत बढ़िया क्वालिटी के बीजों का यूज करके, अच्छी सिंचाई का पानी हो, अच्छे फर्टिलाइजर्स हो, तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए MS स्वामीनाथन नाम के एक बहुत बड़े इंडियन कृषि वैज्ञानिक ने काम किया, और उनका रिजल्ट देखने को मिला हरियाणा, ये पंजाब में बहुत बड़े लेवल पर, छोटे से एरिया में, और इतना प्रोडक्शन हुआ कि पंजाब टॉपर स्टेट्स में आ गया प्रोडक्शन के, जबकि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। तो यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में बहुत बढ़िया खाद्यान्न के क्षेत्रों में प्रगति दिखाई दी हमें, जब हम लोग कोशिश में थे कि अपना पेट भरने लायक कैसे उगाएं, और इतना उगाने लग गए कि हम एक्सपोर्ट की स्थिति में पहुंच गए। लेकिन हरित क्रांति का लंबे टाइम बाद इफेक्ट अब दिख रहा है कि जिस पंजाब ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में, आज सबसे ज्यादा पेट के कैंसर वहीं के लोगों को है। कारण इतना एक्सेसिव यूज किया फर्टिलाइजर्स का कि वो रिस के मिट्टी के अंदर फसलों के माध्यम से कभी पानी से अपरदित होते होते कहीं जाके, और फिर इंसान और जानवर के पेट तक पहुंच गया। और आज पंजाब के लगभग घरों में पेट के कैंसर से पीड़ित हर घर में कोई ना कोई मरीज मिल जाएगा, कोई बूढ़े हैं, कोई जवान है, कोई बच्चे हैं। कारण इतना ज्यादा बड़े लेवल पे फर्टिलाइजर्स का यूज। इसीलिए वापस देखो हम लौट रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती की बातें करने लग गए कि ऑर्गेनिक कृषि, हर चीज महंगी बिकती है। ऑर्गेनिक कह के आप गाजर मूली को भी, जो मार्केट में अगर 10 रुपए किलो है, तो आप 30 रुपए बेच लो, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक चीज अच्छी होती है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक पैदा करने में दिक्कत क्या है? जैसे हमने भी कोशिश की, परिमल सर तो बहुत बिल्कुल ही इसके खिलाफ है कि फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएं, लेकिन उसमें ना रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ पाता, आता है कुछ साल बाद। प्रॉब्लम ये है कि छोटे किसान के पास कुछ साल नहीं है, उस बेचारे के पास 2 एकड़ जमीन है, उसको हर साल उन्हीं से पैसा निकालना है, उसके बच्चे कॉलेज भी जाएंगे, यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, तो उस बेचारे को तो इतना नहीं है कि 4 साल के लिए भूमि में बस खाद डालता है, खाद भी खरीदनी पड़े अगर, तो वो कहाँ से मेंटेन करेगा? इसीलिए वो ऑर्गेनिक खेती का कॉन्सेप्ट ना इसीलिए बहुत मुश्किल है। अगर ये हो ना कि ऑर्गेनिक है तो सब लोग करनी शुरू कर दें, लेकिन ऑर्गेनिक हमने खुद भी, जब हमने स्टार्टिंग की अभी 2-3 साल पहले, तो हमने देखा कि जितना हमने बीज डाला उसके एवज में कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बहुत ज्यादा कीड़ों ने खा ली वो फसल, बहुत कम हुई। अब धीरे सर ने तो बहुत सारा फिर उसमें खाद डलवाया, मतलब उसको मिट्टी में जितनी मिट्टी होगी ना ऊपर की परत में उतने खाद डलवाया, अब उसमें फसलें होने लग गई, अब उसमें बहुत अच्छी फसलें चलती हैं, मतलब अपने खाने लायक। लेकिन अगर हम देखें कि कोई एक आम किसान जिसके पास जमीन कम हो और जिसको अपने कंधों पे जिम्मेदारी हो माँ बाप की, बच्चों की पढ़ाने की, आपके भाई उनको भी कभी दिक्कत आएगी मेडिकल फैसिलिटी की, अपने बीवी बच्चे पालने हैं, तो वो किसान थोड़ी ऐसे खेत को 4 साल खाली छोड़ देगा या पैसों की खरीद के इतनी खाद ले आएगा। तो उस कंडीशन में ऑर्गेनिक थोड़ी टफ लगती है। तो ऑर्गेनिक, हाँ, धीरे धीरे लोग जब जानने लगेंगे, चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, तब शायद लोग उस तरफ वापस चलेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो हरित क्रांति की सफलता में हमारा मुख्य योगदान था, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, हरियाणा की कुल उपजाऊ भूमि में 3.8 मिलियन हेक्टेयर, जो इसके कुल क्षेत्रफल का 86% है, हरियाणा की 70% जनता कृषि पर निर्भर है। आप हरियाणा की बड़ी आबादी खेती से जुड़ी हुई है। 2017-18 में हरियाणा में, सिर्फ आइडिया ले लो, ये पूछने नहीं वाले, सकल बोया गया क्षेत्र 65.7 लाख हेक्टेयर था। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र, अब ये भी 2 क्षेत्र हैं, हरियाणा के 2 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। पहला उत्तरी पश्चिमी, तो उत्तरी पश्चिमी समझ जाओ इधर वाली बेल्ट जो पंजाब की तरफ की है, दक्षिण पश्चिमी जो राजस्थान की बेल्ट है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चावल बहुत होता है, के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, है ना। यहाँ गेहूं भी होता है क्योंकि सिरसा तक आपका पंजाब है। सब्जियां भी सिरसा में नंबर 1 है, और शीतोष्ण कटिबंधीय फल भी हैं यहाँ। ठीक है, इसके बाद दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान की पट्टी में, इसमें फल भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं, औषधीय पौधे और उष्ण कटिबंधीय फल भी हैं। ठीक है, उपोष्ण आपने देखा था, स्टेपी था और आर्द्र था, ये उष्ण कटिबंधीय गर्मी वाले, राजस्थान की पट्टी है ना ये। हरियाणा की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? 2 प्रकार की मेन फसलें, रबी और खरीफ, वैसे तीसरी है जैद या जायद। रबी फसल, रबी को कहते हैं आषाढ़ी फसल, और सावनी होती है जो मॉनसून में, जिसमें पानी ज्यादा चाहिए, धान खड़ा पानी चाहिए ना, तो वो यानी कि कौन सी, खरीफ की फसल, वो सावनी है। आषाढ़ी रबी, रबी अक्टूबर नवंबर वाली। इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूं चना इकट्ठे होते हैं, ये गेहूं चना, जौ मटर इस टाइम पे लगी हुई है, मसूर आलू सरसों आदि। आप देखो गेहूं सरसों चना, और ये तो बिल्कुल नॉर्मल आपको खेतों में दिख जाएंगे इस टाइम पे, मटर और आलू और जौ।
इनके अंतर्गत निम्न फसलें, तो मेन फसल में गेहूं है सबसे इंपॉर्टेंट में। हरियाणा, यूपी, पंजाब और एमपी के बाद चौथा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। कहीं तीसरा लिखा होगा, कहीं चौथा, ये नंबर बदल सकता है, लेकिन आपकी टक्कर में पंजाब आगे रहता है, यूपी आगे रहता है, एमपी का गेहूं भी बहुत चल रहा है, सुनो ना, एमपी का गेहूं है, तो हरियाणा का भी तीसरा चौथा नंबर रहता है, मतलब टोटल प्रोडक्शन में हम काफी आगे हैं, जबकि एरिया हमारा छोटा सा है। हरियाणा अपनी खपत से अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, क्योंकि यहाँ की आबादी उतना खा नहीं पाती जितना पैदा करते हैं, इसलिए इसे गेहूं की टोकरी कहा जाता है। आपके एग्जाम में गेहूं की टोकरी और धान का कटोरा बहुत बार पूछे गए हैं। गेहूं की टोकरी हम पूरे हरियाणा को कहते हैं, और धान का कटोरा हम कहते हैं अपने करनाल को। ठीक है, तो गेहूं की टोकरी हैं आप, ठीक है, कटोरी नहीं, टोकरी। राज्य में सिरसा सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है ना, कितना, लगभग 12%, 11.75, 12 याद कर लो, सिरसा सबसे ज्यादा गेहूं में आगे है। तो राज्य में सिरसा, जींद, पानीपत, फतेहाबाद, कैथल, करनाल जिले गेहूं उत्पादन में 50% का योगदान देते हैं। तो सिरसा, जींद, पानीपत, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, यानी पानीपत और करनाल को याद कर लो, इकट्ठे हैं, क्योंकि फतेहाबाद, कैथल और जींद ये भी इकट्ठे हैं, और सिरसा। तो सिरसा, जींद, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, ये पूरे इलाके, और पानीपत ये 50%, तो बहुत बड़ा एरिया आपका। ये लगा लीजिए गेहूं आपकी मुख्य फसल है जो आप पैदा करते हैं। चावल आप गेहूं के आधे से भी कम में पैदा करते हैं, और चावल में भी आप काफी आगे रहते हैं। तो गेहूं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फसल है। अकेला सिरसा नंबर 1 है, 12%। हरियाणा में पहला अनाज बैंक आपके न सिरसा में न कहीं और, बल्कि पानीपत में है। पहला अनाज बैंक कहाँ है, पानीपत में। कपास हरियाणा में 2 तरह की होती है, एक देसी और एक अमेरिकन। अमेरिकन का धागा लंबा होता है, टाइट होता है, मजबूत होता है, और जो देसी कपास है उसका धागा बहुत अच्छा नहीं होता। वैसे कपास के लिए काली मिट्टी अच्छी है, लेकिन क्योंकि आपके यहाँ काली मिट्टी ऐसा सच नहीं है, तो आपकी जो सिरसा वाली बेल्ट है ना, इसमें कपास बढ़िया होता है। ठीक है, लेकिन कॉटन सिटी आप कहते हैं पलवल को। अजीब बात है ना, सिरसा करता है, नाम है पलवल का, कॉटन सिटी। हरियाणा कपास उत्पादन में देश का प्रमुख राज्य है। इस फसल के उत्पादन में सिरसा जिला राज्य में अग्रणी है। 2 प्रकार की कपास होती है, अमेरिकन और देसी कपास। अच्छी कौन सी है, अमेरिकन। जौ के लिए बहुत पानी नहीं चाहिए, और इस टाइम पर जौ देखा जाता है। प्रमुख उत्पादक जिले अंबाला, फरीदाबाद, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी, सोनीपत, मतलब लगभग हरियाणा में पैदा होता है। चना, ये तो आपके राजस्थान की पट्टी में बढ़िया होता है, राज्य के पश्चिमी भागों में उगाया जाता है, क्योंकि राजस्थान तो चने के लिए ही है मेन। इसके प्रमुख उत्पादक जिले रोहतक, भिवानी, सिरसा, हिसार और महेंद्रगढ़। जहाँ पानी ज्यादा नहीं है ना, वहां आसानी से पैदा होगा। तिलहन, जिनसे तेल निकलता है। प्रमुख उत्पादक जिले हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, रेवाड़ी, ये राजस्थान की फसलें हैं ना। तिलहन कह लें, मूंगफली कह लें, और आपका कपास कह लें, तो उसी बेल्ट में ज्यादा है ये। तो देखो हिसार, भिवानी, सिरसा, जिसको वो समझ में आ गई ना कि कहाँ पे क्या कैसा था, वो इसके लिए बहुत आसान है, वरना ये रटे नहीं जाते। अगर आपने वो नहीं समझा ना कि कौन सा तरंगित बालू था, कौन से बालू के टिब्बे थे, कौन सा गिरिपात था, तो फिर मुश्किल है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान है। भाई तिलहन राजस्थान में है, तो आप दिमाग में आइडिया लगा लो कि जहां जहां वो बालू तरंगित वाला इलाका था वो होगा, तो सीधे बेल्ट आपकी समझ में आ गई। तो ये हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, रेवाड़ी, यही तो थे मेन। महेंद्रगढ़, गुड़गांव, देखो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव तरंगित था, हिसार, भिवानी, सिरसा बालू के टिब्बे थे, बस यही ध्यान रखना है। राज्य में सरसों तेलों में सबसे बड़ा, भाई तेल सबसे बढ़िया सरसों का हमारे यहाँ, सर्वाधिक उत्पादन महेंद्रगढ़ में है। सरसों का साग और बाजरे की रोटी खाई जाती है ना, बाजरा और सरसों दोनों में नंबर 1 है आपका महेंद्रगढ़। सबसे कम बारिश भी आपके महेंद्रगढ़ में थी, तो बारिश कम होगी तो मोटा अनाज पैदा होगा। तो बाजरा नंबर 1 पूछे या सरसों नंबर 1 पूछे तिलहन में, तो आप कहोगे हमारा महेंद्रगढ़। बेल्ट आपको समझ में आई गई है। खरीफ फसलें सावनी, क्योंकि सावन में बोई जाती हैं, जुलाई में। इन फसलों को जून जुलाई में बोया और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल आदि इसी टाइम पे तो देख रहे हो तुम, मूंगफली खाने को मिल रही है, मक्का खाया जाता है, बाजरा इस टाइम खाया जाता है, चावल अभी पीछे खेतों में तुमने देखा था। ये सब इसके एग्जाम्पल है। कौन कौन सी फसलें हैं, मक्का को बहुत कम पानी चाहिए, लेकिन पंचकुला अंबाला में होती है जहाँ पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी उपज के लिए जल की कम आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख उत्पादक जिलों में अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, जहां खूब बारिश होती है ना, वहां मक्का पैदा होती है, जबकि मक्का को चाहिए कम पानी। आप पहाड़ों में अगर कभी गए तो आपने देखा होगा मक्का भुट्टे बहुत पिकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि अच्छे होते हैं यहाँ। चावल के और जींद, इसके प्रमुख उत्पादक जिले के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये बासमती के लिए नंबर 1 है। ये है धान का कटोरा। अंबाला, हिसार, जींद और सोनीपत, हमारे यहाँ बहुत चावल है, लेकिन गेहूं के मुकाबले आधा भी नहीं है। करनाल बासमती चावल के उत्पादन में वर्ल्ड फेमस है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, गेहूं की टोकरी है पूरा हरियाणा। क्यों? क्योंकि हम चौथे नंबर तक आ जाते हैं, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश और हम, तो हम गेहूं की टोकरी हैं पूरे के पूरे। हमारा नंबर 1 है सिरसा।
आपके धान का कटोरा है करनाल बासमती चावल के लिए। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, के और जींद चावल के कुल उत्पादन का 50%। लेकिन गेहूं के लिए क्या था? करनाल था, कैथल था, करनाल था, पानीपत था, फिर इधर सिरसा था, इधर जींद था, कई इलाके थे ना। वैसे तो पूरे में ही पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी मेन पट्टी याद रखना, ये के जींद 50% चावल का उत्पादन। बाजरा मोटे अनाज है, महेंद्रगढ़ नंबर 1 होगा। मानसूनी वर्षा के बाद उगाया जाता है। प्रमुख उत्पादक जिलों में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और फरीदाबाद है। मेन नहीं लिखा, महेंद्रगढ़, इसको बेशक काट देना, एमजी कर लेना, महेंद्रगढ़ नंबर 1 है वो। ज्वार शुष्क भागों में, साधारण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। प्रमुख उत्पादक सिरसा, जींद, भिवानी, ये राजस्थान है, सारा राजस्थान से प्रभावित। गन्ना आपके यमुनानगर नंबर 1 है, और गन्ने की पूरी बेल्ट है यमुना नदी के साथ साथ। यमुनानगर में सबसे ज्यादा गन्ना 27% है। वैसे गन्ना आप देखिए सोनीपत में भी खेतों में दिखता है, पानीपत में खूब दिखता है गन्ना, तो पूरी बेल्ट। हरियाणा भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है। राज्य के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक, जींद, सोनीपत, करनाल, पूरे ये यमुनानगर की तो पूरी बेल्ट यमुना के आसपास की। हरियाणा का लगभग 1/3 गन्ना उत्पादन यमुनानगर, 27%, लगभग 1/3 कह दिया, वैसे 1/4 से थोड़ा ज्यादा है, कोई नहीं, अकेले यमुनानगर में है। ठीक है। इसके बाद ये मैप्स दिए हुए हैं, इन मैप्स को मैं पीडीएफ में बोल दूंगी, ये डाल देंगे, आप इन मैप्स को पढ़ लेना। ये वही बातें हैं, जैसे अभी इसमें तुम्हें दिखेगा नहीं, लिखा है गन्ना उत्पादन का 27% होता है, बेल्ट बना के दिखा दी। ठीक है। जायद फसलें, जायद फसलों को मार्च में बोकर फिर मई जून में काटा जाता है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, भिंडी, खीरा आदि। कृषि से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, ये चलो मैं कल पढ़ाऊंगी। ठीक है। मिट्टियां पढ़ा के फिर ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा खैर बड़ा है। इसमें योजनाएं पढ़ेंगे हम। योजनाओं में जो मेन है ना, कि भाई कौन सी, जैसे साल आ जाता है अगर हाल ही की कोई हो, अलग अलग योजनाएं कुछ राज्य सरकार ने चलाई, कुछ आपके इन्होंने चलाई हैं, आपकी खुद की सरकार ने। फिर कृषि से संबंधित संस्थाएं हैं, बीज प्रमाणीकरण है, या ये सॉइल वाला है, फिर बागवानी पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसके बाद ये जैसे कहाँ क्या क्या फूल और ये सब होते हैं, फसलें कौन कौन सी हैं, वही बागवानी चल रही है। फिर पशुधन पे आ जाएंगे, पशुधन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आपने देखा होगा कई पशुधन के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। ये मैप्स में बोल दूंगी, इनको डाल दें। ठीक है। फिर ये भैंसों की नस्लें आ गई, ये बार बार पढ़नी चाहिए तब याद होती हैं। इसमें दूसरा आदमी कुछ नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक बार पढ़ा सकती हूँ, मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन ये तुम्हें याद करनी है। जैसे पश्मीना है तो बकरी का की नस्ल है, अब पूछ लेंगे कौन सी भैंस की नस्ल है, कौन सी भेड़ की है, तो ये पढ़नी पड़ेंगी आपको। ठीक है। फिर ये गर्भकाल भैंसों का, गायों का, इन सब का दे रखा है। मतलब ये डाटा ज्यादा है, इसमें अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा जरूरी होता है इसको बार बार पढ़ना।